दिल्ली की शानदार लोकेशन साकेत का एक खूबसूरत बंगला। काफी बड़ी जगह में फैला ये बंगला 3 मंजिल में बना हुआ है। सफेद रंग का ये खूबसूरत घर जितना खूबसूरत बाहर से है उतना ही आलीशान अंदर से। पारंपरिक व आधुनिक सजावट से सजा ये घर घर के ऑनर की बहुत ही अच्छी आर्थिक स्थिति को बता रहा है। घर के बाहर नेम प्लेट पर 2 नाम लिखे हुए हैं, सूरज राठौर, अमृत राठौर। ये दोनों भाई बिजनेस जगत का जाना माना नाम है और ये बंगला इन दोनों भाइयों ने मिलकर बनाया है। घर के अंदर सुबह की हलचल मची हुई थी। नौकर चाकर इधर उधर दौड़ रहे थे। अरे माला, फूल लेकर आओ, जल्दी माँ पूजा करने आ गई है। घर के छोटे बेटे अमृत की वाइफ रूपाली ने घर की फुल टाइम मेड माला से कहा। जी मदम जी, अभी लात है हम ताज़े ताज़े फूल फुलवारी से, माला बोली। क्या माला, कितनी बार कहा है मदम नहीं मैडम बोला करो, और वो फुलवारी नहीं गार्डन है। रूपाली चिढ़कर बोली। वही तो बोलत रहे हम गार्डन, मतलब कि फुलवारी। माला ने बात संभालनी चाहिए। ये माँ जी को न जाने क्या शौक है गोबर को इस सूर्य अमृत विला में सजाने का। अब दिल्ली में नौकरों का अकाल है क्या जो जबलपुर की गौशाला से ये गोबर उठा लाई। इसे न तो काम का तरीका है और न बोलने का। रूपाली तलखी से बोली तो माला की नजर झुक गई और चेहरे पर उदासी आ गई। तुम जाओ माला, जाकर ताज़े फूल ले आओ। घर की बड़ी बहू और बड़े बेटे सूरज की पत्नी संध्या ने आकर बात को संभालते हुए कहा। माला ने एक नज़र संध्या की तरफ देखा तो उसने आंख के इशारे से जाने को कहा। माला बाहर निकल गई। क्या हुआ रूपाली, क्यों सुबह सुबह खून जला रही हो। संध्या ने रूपाली के कंधे पर हाथ रखकर कहा। अब क्या करूं भाभी, आपको तो पता है ना मुझे इस टाइप का ना ही नौकर पसंद है और ना ही काम। पर माँ जी ने माला को सिर पर बिठा रखा है, हर काम उससे ही करवाती है। माला और गिरधारी दोनों के दोनों ही को जबलपुर से ले आई है। उनको ना ही तो दिल्ली का रहन सहन पता है और ना ही काम का तरीका, यहां तक कि ठीक से बोलना भी नहीं आता। हर बार मुझे मैडम की जगह मदम बोलती है, रूपाली ने तलखी से कहा। जाने दो न, धीरे धीरे सीख जाएगी। और फिर तुम तो जानती हो माँ जी को जबलपुर से कितना प्रेम है। उनका जीवन जबलपुर में ही बीता है। वह तो जब से बाबूजी गए और इन दोनों भाइयों ने दिल्ली में बिजनेस शुरू किया तब से वह दिल्ली में आकर बस गई है, पर उनकी आत्मा आज भी जबलपुर और नर्मदा घाट पर ही बसी हुई है। धीरे धीरे सीख जाएगी माला भी, और तुम चाहो तो कोई एक और मेड साथ में रख सकती हो जो कि तुम्हारा काम देख लिया करेगी। रसोई और बाकी काम माला और गिरधारी करते रहेंगे। संध्या ने रूपाली को समझाया। सिर्फ एक आप ही हो भाभी जो मुझे और मेरे तौर तरीकों को समझती हो। बाकी ना तो माँ जी ही मुझे समझने की कोशिश करती है और ना ही अमृत जी। उन्हें तो हर समय मैं ही गलत लगती रहती हूँ, रूपाली ने फिर से शिकायत कर दी। सीढ़ियों से सुधारते अमृत ने रूपाली की बात सुनी तो कंधे उचकाकर संध्या की तरफ देखा। अरे मैंने कब तुमको गलत कहा, अमृत बोला तो रूपाली बगले झांकने लगी। ठीक है, अगर वो लोग कुछ कमियां बताते हैं तो तुम्हें प्यार भी तो करते हैं और तुम्हारी भावनाओं का ख्याल भी तो रखते हैं। माँ जी और अमृत भैया दोनों तुम्हें बेहद चाहते हैं। रूपाली, तो इन छोटी छोटी बातों पर दिल छोटा मत किया करो। खुश रहा करो, घर में सब तुमको प्यार करते हैं और तुम इस घर की छोटी बहू हो, समझती हो ना छोटी बहू होने का मतलब, संध्या ने रूपाली को समझाया। रूपाली ने आंखें छोटी कर उनकी तरफ देखा। छोटी बहू का मतलब जिसको सबसे ज्यादा स्नेह मिलता है और जिम्मेदारियां सबसे कम। और इस मामले में तुम बहुत लकी हो, संध्या ने हंसकर कहा। और हाँ, साथ ही मैं और मेरी बीवी भी होंगे न लकी बड़ी मम्मी, क्योंकि मैं भी छोटा हूं तो मेरी वाइफ भी तो घर की छोटी बहू बनेगी। तभी रूपाली का बेटा निमेश आकर संध्या के कंधे से लटक कर बोला। हाँ बिल्कुल, और तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को जिम्मेदारियां कम उठानी पड़ेगी और सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा। संध्या ने निमेश के गाल खींचकर कहा तो वह खिलखिला उठा। प्यार, और वो भी इस चमगादड़ को डोट। सबसे छोटी मैं हूं तो सबसे ज्यादा प्यार भी मुझे मिलेगा। तभी निमेश की जुड़वा बहन मिताली आकर बोली। तू चुप कर छिपकली, तू तो ससुराल चली जाएगी न तो सिर्फ मुझे मिलेगा प्यार, निमेश ने मिताली को छेड़ते हुए कहा। देखो ना बड़ी मम्मी, ये फिर मुझे छिपकली बोल रहा है। मिताली मुंह बनाकर ठूनक उठी। मेरा बच्चा, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, जा जाकर माँ जी के साथ फूल अर्पण कर भगवान को।
संध्या बोली तो मिताली फुदकती हुई पूजा घर चली गई। बातों से बहलाना तो कोई आपसे सीखे भाभी। सच कहूं तो आप इस घर की जान हो। आप हो तो सब कुछ सही है, अगर आप नहीं होती तो ना जाने कब का यह घर परिवार बिखर गया होता। रूपाली बोलती हुई निकल गई और संध्या मुस्कुरा उठी। तभी नजर सामने से आते अपने पति सूरज पर पड़ी। बिल्कुल सूरज की तरह तेज लिए हुए गंभीर चेहरा और लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी। संध्या ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और मंदिर की तरफ जाने का इशारा किया और खुद ऊपर चल दी। तभी मंदिर में घंटी बजने की आवाज आनी शुरू हो गई और सब जाकर मंदिर के बाहर खड़े हो गए। माला ने जल्दी से लाकर फूलों की टोकरी मंदिर में रख दी और मिताली भगवान को पुष्प अर्पित करने लगी। घर की सबसे बुजुर्ग महिला सूरज और अमृत की मां शोभना राठौड़ ने आरती शुरू कर दी थी, जो कि लगभग 15 मिनट चलने वाली थी। एक एक करके सब लोग पूजा घर के बाहर खड़े हो गए। यह रोज का नियम था। शोभना जी आरती करने के बाद सबको आरती और प्रसाद देती थी, इसलिए उनकी पूजा शुरू होते ही सब लोग तैयार होकर खड़े हो जाते थे। चलिए मम्मी, नानी माँ ने आरती शुरू कर दी है, रूबी ने अपनी मम्मी अरुणा से कहा। अरुणा इस घर की बेटी अमृत और सूरज की बहन और शोभना जी की बेटी है। दोनों भाइयों से उम्र में छोटी है और अपने पति के साथ झगड़े के बाद मायके में ही रहती है। और उसी के साथ उसकी बेटी रूबी भी यही रहती है। घर के सभी लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया हुआ है और सभी उसे बहुत ही प्यार से रखते हैं। तू चल, मैं अभी आती हूं, अरुणा बोली तो रूबी दौड़ती हुई कमरे के बाहर चली गई। यह माँ भी न बिना अजीब नियम बना रखा है। दिल्ली के इस घर को जबलपुर का ग्वारी घाट बना रखा है, जहां रोज आरती में सबको आना है। अब रोज सुबह सुबह जल्दी उठो, जल्दी से नहा धोकर मंदिर आओ ताकि आरती और प्रसाद ले सकें। अरे भाई, अगर थोड़ी सी देर हो जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, पर माँ को समझाए तो समझाए कौन। सूरज भैया और अमृत भैया के लिए तो माँ की कही बात जैसे पत्थर की लकीर है। खैर जो भी हो, अब भाई दूसरों के घर में रहना है तो उनके हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा, अरुणा खुद से बोली और सीढ़ियों से नीचे की तरफ चल दी। उसी घर के एक कमरे में संध्या का छोटा बेटा अर्नव बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उम्र कोई 24 साल। रंग साफ और आकर्षक व्यक्तित्व। देखने में हैंडसम अर्नव एकदम फिट बॉडी और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का मालिक है। अर्नव खूबसूरत ख्वाबों में डूबा हुआ था कि तभी एकदम से कमरे का दरवाजा खुला और संध्या अंदर आई। उठो अर्नव, जल्दी उठो। कितनी देर हो गई है, माँ जी ने पूजा शुरू कर दी है। सारे लोग नीचे जा चुके हैं। आज एक रिश्ते में बंधने जा रहा हूं जो शायद अनचाहा है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें मैं शायद खुद को फिट नहीं मानता। ये अरेंज मैरिज क्या मुझे वो खुशी दे पाएगी जिसकी चाह हर लड़का अपने जीवनसाथी, अपने सोलमेट से करता है? क्या मैं नंदिता के साथ ये रिश्ता निभा पाऊंगा? दिल से अपना पाऊंगा उस अनजान लड़की को जिसे सिर्फ एक बार देखा है? कहीं उसके साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं कर रहा? मैं तैयार नहीं हूं अभी, पर शादी तो करनी ही है। नंदिता समझेगी मुझे। इन सब में नंदिता की क्या गलती? उसके भी तो सपने होंगे अपने जीवनसाथी को लेकर। क्या मैं उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतर पाऊंगा? आनंद ने शेरवानी के बटन बंद करते हुए खुद से कहा। दिल में एक हुक सी उठी। भैया जल्दी चलिए, बारात निकलने का समय हो गया है, नानी माँ इंतजार कर रही है। तभी आनंद की बहन रूबी आकर बोली। आता हूँ रूबी। आनंद बोला और अपने वॉलेट में रखी एक तस्वीर को निकाल के टुकड़े कर डस्टबिन में डाल दिए। एक गहरी सांस ले आनंद बाहर निकल गया। मेरा निर्णय सही तो है न जी? कहीं मैं आनंद के साथ गलत तो नहीं कर रही हूं? क्या नंदिता आनंद की सच्ची साथी, उसकी सोलमेट बन पाएगी, या ये मेरे कारण जुड़ा रिश्ता टूट के बिखर जाएगा और साथ ही मेरा आनंद भी? दादी माँ ने दादू की फोटो के सामने खड़े होकर कहा। आप तो जानते ही हो, जब बात आनंद की आती है तो मैं कमजोर पड़ जाती हूं। मैं चाहती हूं कि दुनिया की हर बेहतर चीज और इंसान आनंद को मिले ताकि उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। और नंदिता में मैंने वो बात देखी है जो मेरे आनंद को उसके लिए परफेक्ट बनाती है। आज आनंद शायद इस बात को न समझे, पर वो जल्दी ही जरूर समझेगा, दादी धीरे से बोली। चलिए नानी माँ, बारात का समय हो गया है। मम्मी आपको बुला रही है, रूबी ने आकर कहा।
आनंद को बुलाया। वो तैयार हो गया है न? दादी बोली। जी दादी, भैया रेडी होकर हॉल में आ गए हैं। बस आपका ही इंतजार है, फिर बारात निकलेगी, रूबी बोली और चली गई। माता रानी कृपा करना, दादी बोली और हॉल की तरफ चल दी। नंदू तैयार हुई कि नहीं? बारात आने वाली है, बस सब सही से हो जाए। बहुत बड़े लोग हैं, राठौर परिवार, कहीं कोई कमी न रह जाए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक बार मेरी बच्ची को डोली में बिठाकर विदा कर दूं तो मेरे मन को संतुष्टि हो। नंदिता के भैया दिवाकर ने आकर पत्नी मधुलिका से कहा, आप परेशान मत होइए, सब सही होगा और नंदिता बहुत खुश रहेगी वहां, और वो रेडी हो चुकी है। नंदिता की भाभी बोली और अंदर कमरे में खड़ी नंदिता की तरफ इशारा किया। साक्षात माता सीता की छवि है मेरी नंदू। ईश्वर, इसे मेरे हिस्से की भी खुशियां दे देना मेरी बच्ची को। दिवाकर ने भरी आंखों से नंदिता के सिर पर हाथ रखा तो नंदिता उनके सीने से लग सिसक उठी। न, नंदू दुखी नहीं होते। लाखों में एक है आनंद बाबू और बहुत सभ्य है उनका परिवार। सैकड़ों रिश्तों में से उन्होंने तुम्हें चुना है बेटा। बड़ी भाग्यशाली है मेरी बिटिया, भैया बोले और नंदिता के माथे को प्यार से चूमकर निकल गए। क्या सच में मैं इतनी खास हूं जो आनंद जी और उनके परिवार ने मुझे चुना है? पर वो तो कभी मुझे नहीं मिले। आज तक फोन पर भी बात नहीं की और न कभी मिलने की कोशिश। क्या सच में मेरा उनकी जीवनसाथी बनना सौभाग्य की बात है? क्या हमारा रिश्ता वाकई मेड फॉर ईच अदर वाला है? क्या वो सच्चे रूप में मेरे सोलमेट बनेंगे? कभी कभी लगता है आनंद खुश नहीं है इस रिश्ते से, लेकिन क्यों? नंदिता खुद को आईने में देखकर सोच रही थी। क्या बात है, दिल के डॉक्टर ने लगता है अभी से दिल चुरा लिया है मेरी बेस्ट फ्रेंड का। नंदिता की दोस्त नेहा ने उसके कंधे पकड़ उसे घुमाया। नंदिता हल्का सा मुस्कराई और नेहा को देखा। तू तो बात ही मत कर मुझसे। अब आ रही है जब बारात आ गई है। कहा था न जल्दी आना, नंदिता नाराज होकर बोली। अरे बाबा, मेरा काम न होता तो क्या जाती कभी तुझे इस समय छोड़कर? नेहा ने उसके गाल से हाथ लगाया तो नंदिता उसके सीने से लग गई। बहुत डर लग रहा है नेहा। सब सही होगा न? नंदिता बोली। डोंट वरी, सब सही होगा, नेहा ने कहा। तभी उसका फोन बज उठा। बस एक मिनट, नेहा बोली और एक तरफ जाकर कॉल लिया और बात करने लगी। जाने कौन है, कहीं कोई गलत इंसान न हो, पर नेहा उसके बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहती। नंदिता खुद से बोली और आईने के सामने खड़े हो खुद को देखा। क्या ये बेचैनी आपको भी हो रही है डॉक्टर साहब, जो मैं महसूस कर रही हूं? क्या आप भी हैरान हो इस रिश्ते से, या स्वीकार कर लिया है आपने? न जाने क्यों पर दिल बहुत बेचैन है, नंदिता खुद से बोली और खिड़की से बाहर देखा जहां दिवाकर पसीने से तरबतर दौड़ दौड़ के काम देख रहे थे। उन्हें देख नंदिता मुस्कराई। आपके लिए कुछ भी भैया, फिर ये शादी क्या बड़ी बात है? संध्या बोली पर अर्नव ने कोई जवाब नहीं दिया। संध्या ने पास में रखा जग उठाया और अर्नव के चेहरे पर पानी डाल दिया। क्या मम्मी, सुबह सुबह ऐसे कौन उठाता है? अर्नव ने एक झटके से उठकर संध्या की तरफ देखकर कहा। मैं उठाती हूं और मेरा यही तरीका है। जब तुमसे कहा है न सारा दिन जो मर्जी है सो करो, कोई तुमको नहीं रोकता है, पर यह पूजा का टाइम है और उस टाइम पर सबको मंदिर में आना जरूरी है, तो तुमको बात समझ में क्यों नहीं आती है? रोज मुझे तुम्हें आकर उठाना पड़ता है। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि तुम खुद से उठकर तैयार होकर मां के सामने आ गए हो। तुम्हारे पापा, चाचा, चाची, मिताली, निमेश, रूबी और बाकी सब मंदिर में जा चुके हैं। सिर्फ एक तुम ही हो जो नहीं उठे हो। प्लीज बेटा, कुछ सीखो अपने बड़े भाई से। क्यों तुम्हें कोई भी बात समझ में नहीं आती? कितना समझाऊं तुम्हें? आनंद को देखकर भी कुछ सीखा करो। संध्या बोली तो अर्नव ने उसकी तरफ देखा। प्लीज मम्मी, अब भैया से मेरी तुलना मत कीजिए। भैया भैया है और मैं हूं। मैं उनके जैसा नहीं बन सकता, वह तो एक आदर्श पर्सनालिटी है, पर मैं आपका बिगड़ा शहजादा। और फिर 2-4 मिनट आगे पीछे आने जाने से फर्क ही क्या पड़ जाएगा? चलिए आप, मैं अभी रेडी होकर आता हूं, अर्नव बोला और उठकर बाथरूम की तरफ चल दिया। हे भगवान, ना जाने यह लड़का कब बड़ा होगा। सबके लाड प्यार में कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है, संध्या ने कहा और फिर वह पूजा घर की तरफ चल दी।
थोड़ी देर में अर्नव भी सबके साथ पूजा घर के सामने खड़ा था। दादी ने आरती पूरी की और पलटकर सामने जैसे ही देखा नजर उनके सबसे प्यारे और चहेते पोते आनंद पर गई। आनंद राठौर, उम्र कोई 26 साल, लंबाई 5 फुट 11 इंच, गेहुआ रग और आकर्षक चेहरा, गहरी काली आंखें और डार्क ब्राउन होंठों पर मनमोहक मुस्कान, स्लिम और कसी हुई बॉडी के साथ हल्की बियर्ड, ब्लैक ट्राउजर के साथ वाइट शर्ट, सेट किए हुए बाल। आनंद को देखकर दादी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने आरती की थाली आनंद की तरफ बढ़ा दी। आनंद ने दोनों हाथों से आरती ली और फिर दादी ने उसके हाथ पर एक लड्डू रख दिया। राम राम दादी माँ, आनंद बोला और झुककर दादी के पैर छुए। जुग जुग जियो, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करो, और तेरे हाथों को भगवान ऐसे ऐसी शक्ति दे कि तेरे हाथों से कभी किसी का अहित ना हो। जिसको भी तेरा हाथ लग जाए उसका जीवन बन जाए और नई जिंदगी मिल जाए। दादी ने ढेरों आशीर्वाद दे डाले। क्या दादी माँ सारे आशीर्वाद सिर्फ भैया को ही दोगे तो हम बेचारों का क्या होगा? थोड़ा बहुत बचा खुचा आशीर्वाद हमें भी दे दो। तभी निमेश बोला, तुम सबके लिए भी मेरे पास ढेरों आशीर्वाद है। अब वह बड़ा है तो उसको आशीर्वाद भी ज्यादा मिलेंगे और जिम्मेदारियां भी ज्यादा मिलेंगी। दादी माँ बोली और उन्होंने एक एक करके सबको आरती और प्रसाद दी और फिर सब लोग आकर डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। माला और गिरधारी ने सबके लिए नाश्ता लगा दिया। माला ने नाश्ता सर्व करना शुरू किया तो रूपाली ने उसे हाथ दिखा दिया, तुम बस माँ जी और बाकी लोगों को दो, अपना और अमृत जी का नाश्ता मैं खुद लगा लूंगी। रूपाली बोली और अपने और अमृत के लिए प्लेट लगा ली। और यह क्या है? आज सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स और आमलेट ही बनाए हैं। मैंने कहा है ना तुम्हें मुझे नाश्ते में आलू के पराठे चाहिए, वह क्यों नहीं बनाए? अरुणा ने नाश्ता देखकर मुंह बनाया। वह बुआ जी माला अभी बोल ही रही थी कि आनंद बीच में बोल पड़ा। मैंने मना किया है माला दीदी को पराठे बनाने के लिए। अभी लास्ट मंथ ही आपका चेक किया था और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अब आज से आपको दूध कॉर्नफ्लेक्स और ओट्स ही नाश्ते में मिलेगा। लंच और डिनर में दादी माँ की तरह बॉयल्ड खाना और बिना घी की चपाती। ठीक है माला दीदी, ध्यान रखिएगा, इनको बिल्कुल भी घी और तेल नहीं देना है। आनंद अपना नाश्ता करते हुए बोला। अरुणा ने दुखी मन से प्लेट और फिर आनंद को देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो कुछ हुआ ही न हो। जे लो बुआ जी, तुम्हारे ओट्स। माला ने अरुणा की प्लेट में ओट्स रखकर कहा। भाई साहब, आपने इसको डॉक्टर बनाकर गलती कर दी। अच्छा खासा हमारा बिजनेस था, उसी में लगाना चाहिए था इसे भी। अब तो इसने मेरे खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी है। अब माँ जैसी दाल खाती है वैसी दाल तो मेरे गले से ही नहीं उतरेगी। माँ के बाद अब ये मेरे पीछे पड़ गया। अरुणा ने मुंह बनाकर कहा तो आनंद के चेहरे पर क्यूट सी मुस्कान आ गई। सिर्फ डॉक्टर नहीं अरुणा, दिल का डॉक्टर है मेरा बेटा, और दिल का डॉक्टर अगर घर में है तो कम से कम घर वालों के दिल का ख्याल तो रखेगा ही ना। संध्या ने आनंद के सिर पर हाथ फिरा के कहा। हाँ तो रखे ना दिल का ख्याल, पर दिल के साथ साथ पेट का भी तो ख्याल रखना होता है न भाभी। और आप तो जानती हो भाभी, मुझे कभी भी सादा खाना पसंद नहीं आता। अरुणा ने फिर से मुंह बना दिया। बस बुआ जी, थोड़े दिन परहेज वाला खाना खा लीजिए। एक बार आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ जाएगा तो फिर आप नॉर्मल खाना खा सकते हो। आनंद ने मुस्कुराकर कहा तो अरुणा भी मुस्कुरा दी। खुद तो दिन भर फल और सलाद खाता है और अब मुझे भी वही देगा, पर सबका ख्याल रखता है सारे बच्चों में, इसीलिए मुझे आनंद ही सबसे ज्यादा पसंद है। बिल्कुल संध्या भाभी पर गया है, कभी डांट के तो कभी मुस्करा के अपनी बात भी बनवा लेता है, और वह भी प्यार से। और एक यह नालायक निमेश और अर्नव, हर बात में जिद करना और चिक चिक करना। भगवान की बड़ी कृपा है जो आनंद जैसा समझदार लड़का इस घर का बड़ा बेटा है। अरुणा बोली तो संध्या और सूरज के चेहरे पर भी गर्व मिश्रित भाव आ गया। और मैं नहीं हूं क्या अच्छी बुआ जी? मिताली बोली। तू भी अच्छी है, बस मॉडर्न कुछ ज्यादा ही बनती जा रही है और अपने साथी रूबी को भी बिगाड़ रही है। अरुणा बोली। तो कहा किसने है आपको कि आप रूबी को मेरी मिताली के साथ रखो? आप अपनी बच्ची को अलग रखिए मिताली से, वरना मेरी बच्ची के साथ रहकर बिगड़ जाएगी। रूपाली एटीट्यूड में बोली।
अरुणा का मुंह बन गया। अरे छोड़ो न, तुम दोनों क्या लेकर बैठ गई? दादी बोली तो सब नाश्ते में लग गए। अच्छा दादी माँ, मम्मी अब मैं चलता हूँ, आज 2 जरूरी ऑपरेशन है, आते आते देर हो जाएगी। आप लोग प्लीज मेरा डिनर पर वेट मत कीजिएगा, आनंद बोला और उठकर जाने लगा। ठीक है बेटा, पर टिफिन तो लेते जाओ, संध्या ने कहा। आप बाद में ड्राइवर के हाथ से भिजवा दीजिएगा। आनंद ने मुस्करा के कहा। पर तू खा लेना, सिर्फ फ्रूट्स और जूस पर मत रहना, संध्या ने कहा। टाइम मिलेगा तो जरूर खा लूंगा मम्मी, आनंद ने कहा और उठकर जाने लगा। तभी दादी माँ शोभना की आवाज उसके कानों में पड़ी। सुनो बेटा। दादी ने आवाज लगाई तो जाते जाते आनंद के कदम रुक गए। जी दादी माँ, आनंद ने कहा। दादी ने हथेली आगे की तो आनंद ने पास आकर उनकी हथेली थाम ली। बेटा 10 दिन बाद मुझे जबलपुर जाना है और इस बार मैं अकेली नहीं जा रही हूं, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। इसलिए कोशिश करना कि छुट्टी ले सको। उस टाइम पर कोई भी सर्जरी शेड्यूल मत करना, दादी बोली। अचानक से जबलपुर कैसे माँ जी? संध्या ने पूछा। अचानक नहीं, बहुत दिनों से प्लान कर रही थी मैं, पर जा नहीं पा रही थी। और फिर अब तो हमारे पड़ोसी हैं ना मनोहर जी, उनके घर पर उनकी बेटी की शादी है। बड़े प्यार से उन्होंने निमंत्रण दिया है। सालों हम लोग साथ रहें, एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही रहे। अगर नहीं जाऊंगी तो बुरा लगेगा, इसलिए मेरा जाना तय है और तुम सबके ऊपर कोई दबाव नहीं है, तुम लोग अपने अपने कामों में बिजी हो, पर इस बार मैं आनंद को लेकर जाना चाहती हूं, दादी बोली तो आनंद ने उनकी तरफ देखा। क्या हुआ, कुछ गलत कहा क्या मैंने? इस बार नर्मदा मैया में स्नान और आरती मैं आनंद के साथ ही करूंगी। और वैसे भी इसको तो वहां गए हुए सालों बीत गए हैं। जब उसके दादाजी थे तब सब ही जबलपुर में थे, फिर आना जाना कम हो गया। एक बार इसे ले जाकर नर्मदा मैया के दर्शन करा लूं तो फिर इसे भी आशीर्वाद मिल जाए, और क्या पता नर्मदा मैया ने चाहा तो कुछ अच्छा ही हो, दादी बोली। दादी मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं कितने दिन रुकूंगा। मैं 1-2 दिन के लिए आपके साथ जरूर आऊंगा और आपके साथ घाट पर चलकर दर्शन कर लूंगा और एक बार डुबकी भी जरूर लगाऊंगा, आनंद ने कहा तो दादी ने उसे से गले लगा लिया। सूरज और संध्या के चेहरे पर असीम शांति आ गई। आनंद तुरंत निकल गया। माँ, यह अचानक से जबलपुर जाने की और फिर आनंद को साथ में ले जाने की बात कैसे आपके दिमाग में आ गई? सूरज ने शोभना जी की तरफ देखकर कहा। विश्वास है तुमको अपनी माँ पर? शोभना जी बोली। तो सबने उनकी तरफ देखा। यह भी कोई कहने की बात है माँ? आप पर पूरा पूरा विश्वास है, आपका निर्णय कभी गलत नहीं हुआ है। बस यूं ही पूछ लिया मैंने, सूरज बोला। तो बस अब अगर नर्मदा मैया ने चाहा तो इस बार आनंद के लिए भी निर्णय लेने का सोच रही हूं। अगर तुम लोग मुझे इस लायक समझो और अपने बेटे के बारे में निर्णय लेने का अधिकार मुझे देना चाहो तो, शोभना बोली। लेकिन तभी रूपाली बोली तो सबने उसकी तरफ देखा। रूपाली प्लीज पहले माँ की बात सुनो, अमृत ने उसको टोक दिया। लेकिन तभी रूपाली बोली तो सबने उसकी तरफ देखा। रूपाली प्लीज पहले माँ की बात सुनो, अमृत ने उसको टोक दिया। पर यह अधिकार तो सूरज भैया और संध्या भाभी का है न, रूपाली बोली। हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि ये अधिकार मेरा नहीं है, शोभना उदासी से बोली। माँ आपको सारे अधिकार हैं। बस मैं इतना चाहता हूं कि यह नई जनरेशन है तो जो कुछ भी हो वह आनंद की मर्जी से हो, ताकि कल को कुछ भी कहने सुनने को ना रहे, सूरज बोले। तुम विश्वास रखो सूरज बेटा, जो भी होगा अच्छा ही होगा, और अभी तक मैंने कुछ भी तय नहीं किया है। बस मन में विचार आया है कि नर्मदा स्नान से लौटने के बाद आनंद के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दूंगी। अभी तक मैंने कोई भी लड़की नहीं देखी है और ना ही फाइनल की है, पर मैं चाहती हूं कि इस साल आनंद का घर बस जाए। वैसे भी अब उसकी उम्र हो गई है, 27 साल का हो जाएगा वो अब की बार जन्मदिन पर। उम्र हो गई है सही, पर उसका घर बस जाए, उसके बाद फिर अर्नव और निमेश के बारे में भी सोचना है, शोभना बोली। पर वो तो अभी बच्चे है, अमृत बोला। बच्चे नहीं है वो अब तो इन दोनों ने भी तुम लोगों के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। बच्चों की जिम्मेदारियों से जितनी जल्दी फ्री हो जाए उतना अच्छा रहता है। और फिर तीनों भाई दोनों बहनों से बड़े हैं।
एक बार तीनों भाभी ये घर आ जाएंगी तो फिर दोनों बेटियों की विदाई के बारे में भी सोचना होगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मैं यह सब काम देख ही रही हूं, बाकी आगे का तुम लोग देखना, सोचना समझना। शोभना बोली और उठकर अपने कमरे में चली गई। संध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी शोभना की बात सुनकर। माँ कितना ध्यान रखती है हम सबका। देखिए, हम लोगों का तो ध्यान ही नहीं गया कि अब आनंद शादी के लायक हो गया है। एक माँ ही है जिन्होंने आनंद के बारे में सोचा। अब तो मुझे बड़ा ही उतावलापन हो रहा है कि कब मेरे आनंद का रिश्ता हो और एक प्यारी सी बहू मेरे घर और आनंद की जिंदगी में आकर खुशियों के रंग भरे। संध्या ने खुश होकर कहा। आप सही कह रही हो भाभी, वाकई में आनंद की उम्र हो गई है। रिश्ते तो कई आ रहे हैं। कई लोगों ने मुझसे और भैया से भी आनंद के बारे में बातचीत की थी, पर हम लोगों ने सोचा कि कुछ दिन और रुक जाते हैं। अगर आनंद की जिंदगी में कोई होगा तो वह खुद ही बताएगा, या फिर माँ तो है ही। वैसे भी इस घर में यह निर्णय माँ ही लेती आई है तो वही लेंगी, इसलिए हम लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अमृत बोला। सूरज शांति से सुन रहे थे। आप कुछ नहीं कहेंगे क्या? आप खुश नहीं हैं आनंद की शादी की बात सुनकर? संध्या ने कहा। मैं बहुत खुश हूं, और खुश क्यों नहीं होऊंगा, आखिर मेरे बेटे की जिंदगी के इतने बड़े निर्णय के बारे में बात हो रही है। बस मैं यही सोच रहा हूं कि जो भी हो सही हो। सूरज बोले। मतलब आप क्या कहना चाहते हो? संध्या बोली। मुझे माँ के निर्णय पर ना कभी कोई डाउट था, ना कभी कोई डाउट होगा। बस मुझे लग रहा है कि आनंद इतना बड़ा डॉक्टर है, दिल्ली का जाना माना। क्या वह माँ की पसंद की लड़की से शादी करेगा? उसे कहीं कोई आपत्ति ना हो, क्योंकि आजकल के लड़कों के अपने ख्वाब और अपने अरमान होते हैं। माँ की पसंद की हुई लड़की उसकी पसंद के क्राइटेरिया में फिट बैठेगी कि नहीं बैठेगी? सूरज बोले। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आनंद को मुझसे आपसे हम सबसे ज्यादा माँ समझती हैं और उसकी पसंद नापसंद को भी जानती हैं। वह जरूर आनंद के लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढ कर लाएंगी जिसे आनंद कभी भी मना नहीं कर पाएगा, और अगर आनंद मना करता भी है तो वह आनंद और माँ के बीच की बात है। या तो आनंद खुद अपनी दादी माँ को मना लेगा या फिर दादी माँ की बात मान जाएगा। उन दोनों के बीच में कभी भी किसी तीसरे को आने की जरूरत नहीं हुई है और ना ही होगी। आप निश्चिंत रहिए। संध्या बोली। बिल्कुल सही बड़ी मम्मी। भैया और दादी माँ का तो हमेशा का है। दोनों किसी भी बात पर अगर जिद पर आ जाते हैं तो फिर उनकी जिद तब तक नहीं टूटती जब तक उनमें से कोई एक हार नहीं मान लेता। कभी भैया जीत जाते हैं तो कभी दादी माँ, पर उन दोनों के बीच में किसी भी तीसरे की कोई जरूरत नहीं होती है। उन दोनों का तो बचपन से ही चलता आ रहा है। निमेश खुश होकर बोला। वो सब तो ठीक है भाभी, पर आप खुद क्यों नहीं अपने बेटे के लिए डिसीजन लेती? आखिर आपके भी तो अरमान होंगे। अब फिर क्या पता हमारी माँ जी फिर से माला टाइप जबलपुर की कोई गवारन को उठा लाएंगी तो फिर आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। आनंद आपका बेटा है और मुझे लगता है यह डिसीजन आपका और भाई साहब का होना चाहिए, ना कि माँ का। रूपाली बोली। रूपाली, तुम हर समय इस तरह की बातें क्यों करती हो? हमारे घर में हमेशा डिसीजन माँ ही लेती आई है। हाँ, हम सबसे पूछती हैं और हम सबकी सहमति से डिसीजन लेती हैं, पर अभी तक हमारा घर इतना नहीं बदला है कि निर्णय हम बच्चे करने लगे। जब तक माँ डिसीजन लेने में योग्य है वही डिसीजन लेंगी और हमें उन पर पूरा विश्वास है। अमृत बोला। पर कभी उनका डिसीजन गलत भी तो हो सकता है ना? रूपाली बोली। भूलो मत रूपाली, तुम्हें इस घर में लाने वाली और भाभी को पसंद करने वाली भी माँ ही है। अमृत ने कहा तो रूपाली का मुंह बन गया। रूपाली, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मैं जानती हूं कि तुम मेरा भला ही सोचती हो और मुझे भी बहुत खुशी होती अगर मैं खुद अपने बेटे के लिए लड़की चुनती, पर मैंने हमेशा से ही यह निर्णय आनंद पर छोड़ रखा था। पर आनंद ने आज तक किसी भी लड़की से हमको नहीं मिलाया, मतलब कि उसकी जिंदगी में कोई नहीं है। तो अब ये निर्णय माँ पर चला गया है और मुझे माँ के हर डिसीजन पर पूरा विश्वास है। फिर भी अगर कुछ ऊपर नीचे लगेगा तो मैं माँ जी से बात जरूर करूंगी। अगर बात मेरे बेटे की खुशियों की और जिंदगी की आएगी और मुझे लगेगा कि आनंद इस समय खुश नहीं है या यह लड़की आनंद के योग्य नहीं है तो मैं माँ जी से बात जरूर करूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि वह मेरी बात सुनेंगी और समझेंगी। बाकी अपने दिल से सारी बातें निकाल दो। जो होगा अच्छा ही होगा। माँ कभी भी अपने किसी भी बच्चे के लिए न तो गलत सोच सकती हैं और ना ही गलत निर्णय ले सकती हैं।
और फिर बात जब आनंद की होती है तो माँ जी और भी ज्यादा सचेत रहती हैं, संध्या बोली। सीढ़ियों पर ऊपर खड़ी माँ सब बातें सुन रही थी। संध्या की बातों से उसके चेहरे पर मुस्कान आई और वो कमरे में चली गई। देखते हैं भाभी क्या होता है। भगवान करे जैसा आप सोच रही हो वैसा ही हो, रूपाली बोली और फिर सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम पर लग गए। सूरज और अमृत ऑफिस निकल गए तो वही अर्नव और निमेश भी अपनी अपनी गाड़ी से ऑफिस निकल गए। सबका ऑफिस एक ही था और वहां पर सब अपना अपना काम देखते थे। केवल एक आनंद ही था जिसने अपने फैमिली बिजनेस को छोड़कर मेडिकल की लाइन पकड़ी थी और वह आज दिल्ली का सफल और जाना माना कार्डियक सर्जन था। सबको उस पर और उसकी काबिलियत पर बहुत गर्व था। सबसे ज्यादा दादी माँ को, क्योंकि दादी माँ का सपना था कि आनंद डॉक्टर बने, वो भी कार्डियक सर्जन, और आनंद ने दादी का ये सपना पूरा किया था। आनंद हॉस्पिटल पहुंचा और अपने केबिन में आ गया। मैं आई डॉट। तभी उसकी असिस्टेंट जूनियर डॉक्टर मेघा उसके केबिन में उसके पास आई। मेघा ने नजर भर आनंद को देखा और एक गहरी सांस ली। आनंद का स्मार्ट लुक और हद से ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की मेघा ही नहीं लगभग सभी फीमेल स्टाफ दीवानी थी। फाइल। मेघा को खोया देख आनंद ने उसके सामने हाथ करके कहा, यस यस सर। मेघा हड़बड़ा गई। जितना ध्यान आप इधर उधर बेवजह लगाती हो उतना अगर काम पर लगाओ तो शायद आप यहां परमानेंट हो जाओ, आनंद ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा। मेघा झेंप गई। ऑपरेशन की तैयारी हो गई? आनंद ने फाइल देखते हुए कहा। यस सर। सब रेडी है। एक ऑपरेशन आपका आधे घंटे बाद है और 1-2 बजे से है, तो आप रेडी हो जाइए, फिर हम पेशेंट को ओटी में ले लेते। ठीक है, उसकी सारी रिपोर्ट्स इसी फाइल में है ना? आनंद ने फाइल पलटते हुए कहा। यस सर, सारी रिपोर्ट इसी फाइल में है। ठीक है, ब्लड का अरेंजमेंट हो गया? आनंद ने पूछा। जी सर, मेघा ने जवाब दिया। पूरे सपोर्टिंग स्टाफ को टाइम से आने को बोल दो, आनंद ने कहा तो मेघा वहां से निकल गई। फाइल स्टडी करके आनंद ने गहरी सांस ली। अपने टेबल पर रखी दादी माँ और दादू की फोटो को प्रणाम किया और ओटी की तरफ बढ़ गया। राठौड़ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑफिस में अमृत और सूरज बैठे किसी नए प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहे थे। उनके साथ ही अर्नव और निमेश भी बैठे हुए थे। हालांकि अभी सारे डिसीजन अमृत और सूरज ही लेते थे, पर वह चाहते थे कि अर्नव और निमेश जल्द से जल्द बिजनेस समझे ताकि उनके साथ काम कर सकें। वो लोग किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे तो वहीं अर्नव का फोन लगातार वाइब्रेट हुए जा रहा था। ये अर्नव भैया और उनकी सो कोल्ड सो मैनी गर्लफ्रेंड्स किसी दिन ले डूबेंगी। ये इनका फ्लर्टिंग नेचर किसी दिन कोई कांड कर ही देगा। घर में सब इनको छोटा बच्चा समझते हैं और ये लड़कियां घुमा रहे हैं, और वो भी रोज नई नई, निमेश मन ही मन बोला। अर्नव बार बार फोन देखता और फिर वापस अपनी पॉकेट में डाल लेता। उसकी इस हरकत को सूरज और अमृत भी देख रहे थे। अगर कोई जरूरी कॉल है तो आप जाकर बात कर लो बेटा, इस तरीके से इग्नोर करना ठीक नहीं है, सूरज बोले। नहीं बड़े पापा, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं बाद में बात कर लूंगा। बस एक फ्रेंड है, अर्नव बोला और फोन ऑफ कर लिया। निमेश ने आंखें छोटी करके उसे देखा। बदले में अर्नव ने उसे आंखें दिखा दी तो वह शांत हो गया। 1 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई और अर्नव ने फोन ऑन किया। 35 मिस कॉल थे। लड़कियां इतनी पागल क्यों होती है यार? अगर मैं बिजी हूं, कॉल नहीं ले रहा हूं तो कुछ कारण होगा ना, इतनी भी क्या दीवांगी हो गई है यार? अर्नव बोला। अर्नव भाई अब तो सुधर जाओ। घर में आनंद भैया की शादी की बातें शुरू हो गई है, निमेश अर्नव के कैबिन में आकर बोला। हाँ तो शादी की बातें भैया की शुरू हुई है, मेरी नहीं तो ये ज्ञानी पुरुष, जरा उनको ज्ञान दे। मुझे नहीं, अर्नव बोला। उनको ज्ञान की जरूरत नहीं, वो खुद चलता फिरता ग्रंथ है, निमेश ने कहा तो अर्नव ने उसे घूर कर देखा और फिर खिलखिला उठा। तू इतना बोरिंग क्यों है यार? यही तो उम्र है, घूम फिर, गर्लफ्रेंड्स बना, एंजॉय कर। पर तू है कि संस्कारों की पोटली लिए घूमता फिरता है, अर्नव बोला। इस सब के लिए आप ही काफी हो भाई। मैं ऐसा ही ठीक हूं, निमेश बोला। तू मुझसे 2 महीने छोटा है, मतलब कि मेरी तरह ही जवान। हैंडसम है, हॉट है, फिर कभी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं रही तेरी? अर्नव बोला।
क्योंकि मैंने कभी कोशिश नहीं की, निमेश बोला। क्यों, तू नॉर्मल तो है ना? अर्नव बोला। निमेश ने आंखें छोटी कर उसे देखा। मतलब कि अगर प्रॉब्लम है तो हम इलाज ले सकते हैं। अभी तो शादी भी नहीं हुई तेरी, किसी को पता नहीं चलेगा, अर्नव ने मजे लेते हुए कहा। मुझे किसी इलाज की जरूरत नहीं, मैं एकदम ठीक हूं समझे आप, निमेश झुंझला उठा। अरे तो भड़क काहे रहा है? मैं तो बस कॉन्फर्म कर रहा था। अब जब तूने आज तक टेस्ट ड्राइव लिया ही नहीं तो कैसे पता कि तू ड्राइविंग? अर्नव ने बात बीच में छोड़ दी। स्टॉप इट भाई, इन टेस्ट ड्राइव के लिए आप ही काफी है। जानते हो ना, अगर आपकी ये गर्लफ्रेंड्स और टेस्ट ड्राइव वाली बात घर में पता चल गई तो आपको जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा और फिर आपकी ये मक्खी के जैसी हर पल आपके आसपास भिनभिनाती गर्लफ्रेंड्स भी नहीं चिपकेंगी आपसे, निमेश ने मुस्करा के कहा। वो दिन कभी नहीं आएगा क्योंकि मौज मस्ती अलग बात है, पर आज तक ये अर्नव राठौड़ कभी इतना आगे नहीं बढ़ा कि कोई लड़की आकर मम्मी को बोले कि मैं आपके बेटे के बच्चे की मां बनने वाली हूं, अर्नव बोला और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। भाई आप और आपकी बातें, आपको देख कौन कहेगा कि आप आनंद भैया के भाई हो, निमेश बोला। और तुझे देख कौन कहेगा कि तू मेरा भाई है? यार तेरा दिल नहीं करता कभी किसी की मदहोश करती खुशबू में खोने का, मखमली जिस्म को छूने महसूस करने और सुर्ख गुलाबी होंठों को जी भर चुमने का? अर्नव बोला। करता है भाई, पर मेरे आदर्श आनंद भैया है और उन्हीं की तरह ये सब शादी के बाद। आपके विचार आपको ही मुबारक, निमेश बोला। तू और तेरी ये वैल्यूज, अर्नव बोला। आप भी ये सब भूल जाओगे जब आपको किसी से सच्चा वाला लव होगा, निमेश बोला। वो दिन कभी नहीं आएगा क्योंकि सच्चा लव जैसा कुछ होता ही नहीं। मर्द और औरत की फिजिकल नीड्स को समाज को दिखाने के लिए शादी का नाम दे दिया जाता है, डेट्स इट, अर्नव बोला। देखते हैं आगे आपकी थिंकिंग बदलती है कि नहीं। अभी तो काम देखना है, तो मैं चला, निमेश बोला और उठकर चला गया। यार ये आनंद भैया और निमेश इसी गोले से है? कहीं सतयुग तो नहीं आ गया? अर्नव बोला और फोन उठाकर उसने लड़की को कॉल बैक किया। हेलो अर्नव बेबी, सामने से आवाज आई। हाय श्वेता डार्लिंग, क्या हुआ, लगातार फोन कर रही थी तुम, इज एवरीथिंग ओके? अर्नव ने कहा। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि आज तुम मेरे साथ साथ टाइम स्पेंड करोगे। हम मूवी देखने जाएंगे एंड लंच भी, पर तुम नहीं आए। मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हारा कैफेटेरिया में इंतजार कर रही हूं, श्वेता ने शिकायत की। सॉरी यार, इंपॉर्टेंट वर्क यू नो। बट डोंट वरी, लंच और मूवी नहीं पर हम डिनर और डिस्को तो सकते हैं एंड तुम रेडी रहना, नाइट आउट के लिए चलेंगे और क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, अभिनव बोला। थैंक्स डियर, एंड आई लव यू, श्वेता बोली। ओके टेक केयर बाय, अभिनव ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी उसकी सेक्रेटरी केबिन में आई, शॉर्ट मिनी स्कर्ट के साथ टाइट फिटिंग टॉप पहने हुए। डीप नेक से दिखते उसके क्लीवेज पर एक पल अर्नव की नजर गई। उस लड़की अर्नव की तरफ देखकर एक खतरनाक सी स्माइल पास की। हेलो ब्यूटीफुल, लुकिंग ग्रेट। क्यों नहीं तुम रोज इसी तरह की ड्रेस पहनकर आती हो? अर्नव बोला तो लड़की मुस्करा उठी। अब आपने कहा है तो रोज ऐसा ही इस ड्रेस पहनकर आऊंगी सर, लड़की बोली। इस मिनी स्कर्ट और टॉप में तुम कमाल लग रही हो। एकदम, कहते हुए अर्नव रुक गया। लड़की और ज्यादा मुस्कुरा उठी। कल शाम को आप क्या कर रहे हैं सर? लड़की ने कहा। अर्नव ने उसकी आंखों में झांका। मैं बिजी हूं, कल भी परसों भी और रोज। और ये ऑफिस है तो कल से ढंग के कपड़े पहन के आना, समझी? एंड वन मोर थिंग, अर्नव जोर से बोला तो लड़की ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। बॉस के साथ फ्लर्ट नहीं किया जाता, सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अर्नव बोला तो लड़की खिसिया के बाहर निकल गई। नो अर्नव, यूं ऑफिस स्टाफ के साथ फ्लर्ट नहीं, अर्नव ने गहरी सांस ली। अब यार शांत और सीधा कैसे बना जाता है मुझे नहीं आता है, पर ऑफिस में सलीके से रहना होगा वरना पापा और चाचू सूली पर लटका देंगे। अब मैं तो ऐसा हूं और ऐसा ही रहूंगा, पर ऑफिस से बाहर। अब यह लड़कियों की प्रॉब्लम है, वो मुझे देख खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो इसमें अर्नव राठौर की कहां से गलती हो गई?
अर्नव खुद से ही बोला और अपना काम करने लगा। निमिष अपने केबिन में आया और अपनी जगह पर बैठकर उसने एक गिलास पानी पिया और फिर गहरी सांस ली। आनंद भैया और अर्नव भैया में इतना अंतर क्यों है? दोनों पूरब और पश्चिम लगते हैं। विश्वास ही नहीं होता कि यह दोनों बड़ी माँ और बड़े पापा के ही बैठे हैं। दोनों में इतना फर्क है, पर जो भी हो दोनों मेरे लिए तो एक बराबर है। दोनों ही मेरे भाई हैं और मैं दोनों को ही प्यार करता हूं। बस डर लगता है मुझे अर्नव भैया के लिए कभी उनकी यह हरकत है घर वालों के सामने आ गई तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, और वो है कि कुछ समझना ही नहीं चाहते और ना ही सीरियस होते हैं। पता नहीं कब जिंदगी को सीरियस लेंगे और कब समझेंगे कि यह सब चीजें गलत है। जब किसी के साथ सच्चा प्यार होगा उन्हें तब उन्हें शायद समझ में आए, निमेश बोला और फिर अपना काम देखने लगा। जबलपुर, मध्य प्रदेश। जितना खूबसूरत शहर उतने ही खूब प्यारे और सच्चे लोग। इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इतने झील और तालाब है कि गिनती करना मुश्किल है। सबसे ज्यादा खूबसूरत यहाँ कुछ है तो वह है भेड़ाघाट। इसी भेड़ाघाट वाटरफॉल पर दो लड़कियां रेलिंग पकड़े खड़ी ऊंचाई से गिरते पानी को देख रही थी। कितना खूबसूरत है न नेहा ये वाटरफॉल। तभी एक लड़की बोली, पर मेरी नंदू से खूबसूरत नहीं। नेहा खिलखिलाई। तू भी न कुछ भी बोलती है, लड़की बोली। सच्ची पूरे जबलपुर तो छोड़ मध्य प्रदेश में इतनी खूबसूरत और प्यारी लड़की नहीं होगी। कसम से अगर लड़का होती तो तुझे कब का भगा ले जाती, नेहा बोली। और मैं तो जैसे किसी भी ऐरे गैरे के साथ भागने को एक टांग पर रेडी रहती ना, मेरे लिए भाई साहब से बढ़कर कोई नहीं और मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो उन्हें तकलीफ दे या वो शर्मिंदा हों, नंदू बोली। बात में दम है, नेहा खिलखिलाई। तभी एक बच्चा छपाक से न जाने कैसे पानी में जा गिरा। कोई बचाओ मेरे बंटी को डोट। बचाओ कोई वह डूब जाएगा, एक औरत रोते हुए बोली। इससे पहले कि गोताखोर वहां आते और उस बच्चे को बचाते, रेलिंग के पास खड़ी नंदू ने अपना दुपट्टा उतार कर नेहा को दिया और इससे पहले कि नेहा कुछ समझ पाती नंदू एक झटके से पानी में कूद गई। नंदू, नंदू नेहा जोर से चिल्लाई पर कोई फायदा नहीं था। नंदू पानी के तेज बहाव के साथ बह रही थी। नेहा की आंखें भर आई। तो भाई हो गई है हीरोइन की एंट्री भी। नंदू डॉट। नेहा जोर से चीखी पर कोई फायदा नहीं, तब तक वो पानी के तेज बहाव में बहकर आगे निकल गई। नेहा वहीं बैठ रोने लगी। ये क्या किया तूने? नेहा बोली। नंदिता तेजी से बह रही थी पर कुछ ही देर में उसने हाथ पांव चलाने शुरू कर दिए और वह उस बच्चे की तरफ तैरकर जाने लगी। सभी लोग सांस रोके देख रहे थे कि जिंदगी और मौत के इस खेल में आज जीत किसकी होगी। नेहा भी आंसू पोंछ नंदिता को देखने लगी। मेरा बच्चा डॉट, उस बच्चे की मां रोते हुए बोली। घबराइए मत आंटी, नंदू आ गई है ना, वह कुछ नहीं होने देगी आपके बच्चे को। नेहा ने औरत के कंधे पर हाथ रखा। पर वह लड़की कैसे कर पाएगी, मेरे बच्चे को कोई तो बचाओ। वह औरत रोते हुए बोली। आज अगर इस पानी से जिंदा आएंगे तो दोनों आएंगे, वरना भले जान चली जाए, पर मेरी फ्रेंड नंदिता हार नहीं मानती। नेहा बोली। तभी सबकी नजर सामने से तैर कर आती नंदिता पर गई, जिसने एक हाथ से उस बच्चे को पकड़ रखा था और एक हाथ से तैरते हुए किनारे की तरफ आ रही थी। अब तक गोताखोर भी आ चुके थे और उन्होंने भी पानी में छलांग लगा दी थी और नंदिता की मदद के लिए बढ़ गए थे। किनारे पर आते ही लोगों ने नंदिता की मदद की और बच्चे को ऊपर खींच लिया। उसी के साथ नंदिता को भी किसी ने हाथ दिया तो नंदिता उसका हाथ पकड़कर किनारे आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। थैंक यू सो मच। तुमने आज मेरे बेटे की जान बचा ली, वरना आज मेरी भी जान निकल जाती। उस औरत ने नंदिता की तरफ देखकर कहा। आंटी थैंक्स की कोई बात नहीं। यह तो मेरा फर्ज है। मेरा ही क्या, यह तो हर इंसान का फर्ज है कि वह अपने सामने कुछ अनहोनी होते देखे तो सामने वाले की मदद करे। आखिर यही तो फर्क है इंसान में और जानवर में, नंदिता बोली और अपने बालों को झाड़ते हुए चेहरा ऊपर किया तो सबकी नज़र उस पर ठहर सी गई। बिल्कुल सुबह के उगते सूरज की तरह ताजगी लिए था नंदिता का छोटा सा गोल चेहरा। रंग ऐसा जैसे दूध में गुलाब की पंखुड़ियों को घोल दिया गया हो। बड़ी बड़ी नीली आंखें और उन पर घनी पलकों की झालर।
छोटी सी तीखी नाक और एकदम सुर्ख गुलाबी होंठ जैसे कि हल्की लिपस्टिक लगा रखी हो। कितनी खूबसूरत है यह लड़की, किसी की नजर ना लगे, बिल्कुल परियों जैसी। तभी वहां खड़ी एक बुजुर्ग सी महिला बोली तो जो नहीं देख रहे थे उन लोगों का भी ध्यान नंदिता पर गया। थैंक यू एंजल दीदी, आपने मेरे भाई को बचा लिया। तभी उस बच्चे बंटी की बहन नंदिता के पास आई और उसे एक गुलाब दिया। नंदिता मुस्करा उठी, तभी लड़की ने उसे झुकने को कहा। नंदिता जैसे ही झुकी वो लड़की नंदिता के गाल को किस करके मुस्करा उठी। आप बहुत प्यारी हो, बिल्कुल एंजल की तरह, और वैसे ही मेरे भय को भी बचाया। आई लव यू एंजल दीदी, लड़की बोली तो नंदिता का चेहरा खिल उठा। सबकी निगाहें अब नंदिता के चेहरे के साथ साथ अपीलिंग जिस्म पर भी ठहरने लगी थी। नंदिता के कपड़े पानी से गीले होकर शरीर पर चिपक गए थे, जिससे उसके शरीर की बनावट, कसावट और उभार भी साफ समझ में आ रहे थे। एकदम कसा हुआ आकर्षक शरीर, पतली कमर, खूबसूरत वक्ष और लंबी गर्दन नंदिता को एकदम हॉट लुक दे रही थी। कहना चाहिए कि सुंदरता के जितने भी मापदंड होते हैं उन सब पर खरी उतर रही थी नंदिता। लोगों की नज़र और उसके गीले कपड़ों के कारण अब वो अनकंफर्टेबल हो गई थी। तभी नेहा ने आगे बढ़कर उसका दुपट्टा उसके सीने पर लपेट दिया। वही एक तरफ खड़े सागर ने अपने होंठों पर जीभ फिराई और सीने पर मुक्का मारा। अब तक सिर्फ पसंद करता था पर आज से इसे पाने को पागल हो चुका हूं, सागर खुद से बोला। पागल है नंदू, इस तरीके से कोई करता है क्या? अभी कुछ हो जाता तो भाई साहब को क्या जवाब देती मैं? बिल्कुल भी अक्ल नहीं है? तुझे पता है वह भी यह पानी कितना गहरा है? सब जानते हैं कि यह भेड़ाघाट कितना खतरनाक है। यहाँ के पत्थर भी इतने तीखे हो गए हैं कि अगर इंसान उन पर गिरे तो चीरकर रख दे। नेहा ने नंदिता को डांटते हुए कहा। बस कर, और कितना गुस्सा करेगी तू जानती है ना, मैं अपने सामने किसी को यूं नहीं देख सकती। जब तक मेरे हाथ में है मैं सामने वाले की जान बचाने के लिए जी जान से कोशिश करती हूं, और इसके लिए फिर उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। नंदिता बोली। किसी की मदद न करने को तो मैंने कब कहा, पर अपनी जान की परवाह भी तो कर। इस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर कौन किसी की मदद करता है नंदू? आजकल का जमाना ऐसा नहीं है, समझ रही है ना तू? सबसे पहले अपने बारे में सोचा कर, उसके बाद दूसरों के बारे में। नेहा ने कहा। मुझे ठंडक लग रही है, कपड़े भी गीले हो गए हैं, चलो जल्दी से घर चलते हैं। अब बाकी का डांट का कोटा बाद में पूरा कर लेना, नंदिता बोली। तू हमेशा मुझे यूं ही टाल जाती है नंदू, पर एक बात कान खोलकर सुन ले, आज के बाद कभी भी तूने किसी के लिए भी अपनी जिंदगी खतरे में डाली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मैं भाई साहब को तेरी सारी हरकतें बता दूंगी, फिर तू जाने और वह जाने। नेहा ने धमकी दी। बात बात पर भाई साहब की धमकी क्यों दे देती है? तू जानती है ना कि मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती और न ही उनकी बात को टाल सकती हूं। इसीलिए मुझे ब्लैकमेल करती है ना? तू न मेरी दोस्त नहीं, दुश्मन है दुश्मन, नंदिता ने मुंह फुलाकर कहा। दुश्मन बोलना है तो दुश्मन बोल ले, पर याद रख आइंदा से कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी। गलती तो मेरी ही थी जो तुझे वाटरफॉल पर लेकर आई। तू तो यहां आने के लायक ही नहीं है। अब आज से यहां आना बंद। हम वही ग्वारी घाट पर ही बैठा करेंगे और वहीं पर गप्पे मारेंगे, यहां आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज के बाद तुझे यहां पर कभी लेकर नहीं आऊंगी। मेरे तो मन में डर बैठ गया है, अगर कहीं तुझे कुछ हो जाता तो क्या होता नंदू? नेहा का गला भर आया। जीना मरना और सुख दुख सब भगवान के हाथ में है, समझ रही है ना तू? हाँ, हम अपनी कोशिश कर सकते हैं एक बेहतर जिंदगी पाने की और लोगों की मदद करने की, और एक ही बात में क्यों अटकी है? मुझे कुछ नहीं हुआ ना और ना कभी कुछ होगा, जब तक भाई साहब का प्यार और आशीर्वाद और तेरे जैसी सहेली की दुआएं मेरे साथ है तब तक मुझे क्या हो सकता है? नंदिता ने नेहा को गले लगाकर कहा तो नेहा का गुस्सा एक पल में छूमंतर हो गया। अब चले, बहुत देर हो गई है और अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है यहां बैठने के, नेहा ने कहा तो नंदिता ने स्कूटी की चाबी निकाली। गाड़ी में चलाती हूं आज, तू नहीं। तू पूरी तरीके से गीली हो गई है नंदू, हवा लगेगी तो बीमार पड़ जाएगी, तू पीछे बैठ ताकि ठंड न लगे, नेहा ने कहा तो नंदिता चुपचाप उसके पीछे बैठ गई। वह जानती थी इस समय नेहा का पारा वैसे ही चढ़ा हुआ है।
इस समय वो नंदिता की कोई भी बात नहीं सुनने वाली। नंदिता के बैठते ही नेहा ने स्कूटी वापस जबलपुर शहर की तरफ मोड़ दी जहां पर उन दोनों का घर था। अरे रुक 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 ना, नंदू चिल्लाई तो नेहा ने एक झटके से स्कूटी रोक दी। अब क्या हुआ? नेहा ने कहा। यार इतनी डांट खिलाई तो अब जरा वो गोलगप्पे भी तो खिला, नंदिता ने क्यूट सी मुस्कान के साथ कहा तो नेहा भी मना नहीं कर सकी। भैया मस्त तीखा खट्टा खिलाइए और हाँ आलू की फीलिंग भी, ये मटर नहीं, नंदिता बोली तो ठेले वाला खिलाने लगा। नंदिता की आंखों और नाक से पानी बहने लगा पर वो रुकी नहीं। नेहा उसे देख मुस्करा रही थी। तू भी खाना, नंदिता बोली। न बाबा मेरा हो गया, तेरा जितना पेट नहीं है मेरा, नेहा ने हंसकर कहा तो नंदिता ने मुंह बनाकर उसे घूरा और वापस खाने लगी। चल अब लेडी डायनासोर घर जाकर खाना भी खाना है, नेहा बोली और नंदिता को खींचकर स्कूटी पर लाई और घर की तरफ चल दी। जबलपुर सिटी के गोरखपुर एरिया की एक सामान्य सोसाइटी का एक सामान्य सा घर। घर के बाहर नेम प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था दिवाकर चौहान। दिवाकर चौहान इस शहर के एक सामान्य व्यक्ति है। गोरखपुर में उनकी एक साड़ियों की दुकान है जिसे वह अपने कुछ वर्कर के साथ मिलकर चलाते हैं। घर में उनकी पत्नी मधुलिका और उनकी प्यारी बहन नंदिता और दिवाकर के दो जुड़वा बेटे मिंटू और प्रांशु। यही उनकी जिंदगी है और यही उनकी दुनिया। दिवाकर को सबसे ज्यादा स्नेह अपनी बहन नंदिता से है क्योंकि एक तो नंदिता में और उनकी उम्र में काफी फासला है, दूसरा माता पिता के अकस्मात देहांत के बाद दिवाकर ने ही नंदिता के माँ बाप की जगह ली और उसे अपनी बच्ची की तरह पाला पोसा। नंदिता के दिल में भी दिवाकर के लिए वही सम्मान और वही प्रेम जैसा कि एक लड़की को अपने माता पिता से होता है। दिवाकर की तरह मधुलिका भी नंदिता को बेहद प्यार करती है और बिल्कुल अपनी बेटी मानती है। लंच टाइम में दिवाकर घर पर आकर ही खाना खाते हैं। वह खाना खाने आए हुए थे और मधुलिका उन्हें खाना परोस रही थी कि तभी तभी बाहर स्कूटी आकर रुकी। लगता है नंदू और नेहा आ गई। मधु, उनका भी खाना लगा लो, फिर सब साथ खाएंगे, दिवाकर बोले। जी अभी लगाती हूं, मधु बोली और उन दोनों की प्लेट भी लगाने लगी। तभी नंदिता और नेहा अंदर आए। नमस्ते भाई साहब, नेहा ने नमस्ते किया। आ बैठ खाना खा, दिवाकर बोले तो नेहा बैठ गई। कैसा रहा भेड़ाघाट का ट्रिप? कुछ खाया तो होगा नहीं तुम दोनों ने तो, चलो भैया के साथ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ, मधु बोली। जी भाभी बस मैं चेंज करके आती हूँ, नंदिता बोली और जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ी दिवाकर की नज़र उस पर ठहर गई। रुको नंदू, दिवाकर बोले। तुम नंदिता के कदम ठिठक गए और उसने पलट कर दिवाकर की तरफ देखा। जी भाई साहब, यह तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? दिवाकर ने उठकर परेशान होकर उसके पैर की पिंडली से हाथ लगाया जहां पर खून निकलकर सूख गया था। वह हाँ, हम यह भाई साहब बस यूं ही पत्थरों पर पैर फिसल गया था, नंदिता ने झूठ बोल दिया और जल्दी जल्दी से अपनी पलकें झपकाईं। दिवाकर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उन्होंने नंदिता के सिर पर प्यार से हाथ रखा। जब झूठ नहीं बोल पाती है तो झूठ बोलने की कोशिश क्यों करती है? और जानती है कि मैं झूठ पकड़ लूंगा फिर भी झूठ बोल रही है, दिवाकर ने उसके सिर को थपक के कहा। सच कह रही हूं भाई साहब, नंदिता ने पलके झुकाकर कहा। और यह कपड़े क्यों गीले हैं तुम्हारे? तुम लोग भेड़ाघाट ही गए थे या कहीं और? दिवाकर ने आंखें छोटी कर नंदिता की तरफ देखा। अरे आप भी क्या बच्चों की क्लास लेने बैठ गए? बच्ची है, चली गई होंगी और थोड़ा पानी में हाथ पैर चलाने। बेवजह ही शक करते रहते हो, मधु ने आकर कहा और इशारे से नंदिता को कमरे में जाने का बोला। मैं आती हूं चेंज करके, नंदिता बोली और झट से कमरे में भाग गई। तुम यूं आंख बंद करके उसका पक्ष मत लिया करो मधु। बच्ची नहीं है वो और नहीं इतनी भोली। जानते हैं हम उसकी शरारतें दिखती नहीं है पर वो करती है, और पैर पानी में लटकाने से सिर्फ पैर गीले होते हैं, सिर नहीं। और मैं नहीं चाहता कि उससे कोई गलती हुई हो। अब यह भेड़ाघाट बोल कर गई थी और फिर गीली क्यों है? दिवाकर बोले। भाई साहब हम लोग वहां पर पैर लटकाकर पानी उछल रहे थे तो नंदिता का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गई, इसलिए गीली हो गई। पर मैंने तुरंत उसे बाहर निकाल लिया और हम लोग आ गए, नेहा ने सफाई से झूठ बोल दिया। सुन लिया आपने? आपको होना हो पर मुझे मेरी बच्ची और अपने संस्कारों पर पूरा भरोसा है।
नंदू कभी झूठ नहीं बोलती है और ना ही कोई गलत काम करती है, समझे आप? मधु बोली और डाइनिंग टेबल पर नेहा और नंदिता की प्लेट लगाकर कमरे में चली गई। नेहा ध्यान रखा कर उसका। तू तो जानती है, जान बसती है, मेरी नंदू में मम्मी पापा की आखिरी निशानी है वो। दिवाकर भावुक हो गए। सॉरी भाई साहब, आज के लिए, पर आगे से ध्यान रखूंगी, नेहा ने कहा। और तुम्हारे जॉब का क्या हुआ? दिवाकर बोले। भाई साहब, एक दो जगह बात की है दिल्ली में। अब जब भी कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए जाना होगा, नेहा बोली। ठीक है, जितनी जल्दी अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ अच्छा है बेटा। तुम समझ रही हो ना? दिवाकर बोले। जी भाई साहब, ताकि मामा मामी के सिर से मेरा भार उतरे और उनका एहसान भी डॉट। मेरे मम्मी पापा के पैसे से ही मुझे खिलाते हैं, वो भी एक टाइम दोपहर को तो रोज यही खाती हूं, और फिर भी एहसान, जबकि मेरा आधा खर्चा तो आप ही उठाते हो, नेहा बोली। तू नंदू की बचपन की दोस्त है, मेरे लिए बिल्कुल नंदू की तरह, इसलिए फिक्र मत किया कर। बस इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो उनके तानों से भी आज़ाद हो जाएगी, दिवाकर ने कहा। जी भाई साहब, नेहा ने कहा और खाना खाने लगी। मधु कमरे में आई तब तक नंदिता कपड़े चेंज कर चुकी थी। अब बताओ कि मुझे क्या हुआ था? मधु ने नंदिता की तरफ देखकर कहा। सॉरी भाभी, मैं आपसे और भाई साहब से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर मैं अगर सच बता देती तो भाई साहब बहुत हर्ट हो जाते डॉट। नंदिता बोली। पर हुआ क्या? मधु ने वापस पूछा तो नंदिता ने पूरी बात बता दी। मधु की आंखों में आंसू भर आए। तू ऐसा क्यों करती है बेटा? जानती है ना तेरे भाई साहब की जिंदगी बसती है तुझ में, और तू इस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालेगी तो नाराज तो होंगे ना। पर भाभी, मैं उस बच्चे को कैसे डूबते देखती? मुझसे नहीं हुआ बर्दाश्त, नंदिता ने कहा। ठीक है, आज किया तो किया, पर आगे कभी ऐसा मत करना। तुम जानती भी हो ना भेड़ाघाट वाटरफॉल कितना खतरनाक है। मधु बोली तो नंदिता ने सिर हिला दिया। चलो अब खाना खाने आ जाओ डॉट, मधु ने कहा और आगे बढ़ी। नंदिता तुरंत उसके गले लग गई। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे भाई साहब की डांट से बचा लिया, पर विश्वास रखिए मैं कभी आपसे और भाई साहब से झूठ नहीं बोलूंगी और ना ही कोई गलत काम करूंगी, नंदिता ने कहा। जानती हो, मैं तभी तो तुम्हारा पक्ष लिया, माँ की तरह संभाला है तुमको, और मुझे विश्वास है कि मेरी बच्ची कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। मधु ने नंदिता सिर सहलाया और फिर दोनों बाहर खाना खाने के लिए आ गई। मधु, मैं जाता हूं, और समय मिले तो शांता मौसी से बात कर लो, दिवाकर बोले और वापस दुकान पर चले गए। शांता मौसी वही चलता फिरता शादी.com, नेहा ने कहा तो नंदिता ने उसे आंखें दिखाई। हाँ, अब नंदू के लिए रिश्ता देखना चाहते हैं ये। कोई अच्छा घर और अच्छा लड़का मिल जाए तो बात बढ़ाए, मधु बोली। वाओ, नंदू की शादी, तब तो बहुत मजा आएगा, मेघा बोली। हाँ, मधु ने कहा। अच्छा भाभी, मेरा हो गया, अब मैं जाती हूं, नेहा बोली और निकल गई। भाभी, मेरा भी एनजीओ जाने का टाइम हो गया है, नंदिता ने कहा। ठीक है, पर टाइम से आ जाना, अंधेरा जल्दी हो जाता है, ठंड जो आने वाली है, मधु बोली। जी भाभी, नंदिता बोली और अपनी स्कूटी लेकर निकल गई। नंदिता यही पास के एनजीओ में शाम को पढ़ाती थी और साथ में अपनी स्टडी कर रही थी। उसे अनाथ बच्चों को पढ़ाने में और उनकी मदद करने में अच्छा लगता था, इसलिए उसने यहाँ के एक एनजीओ में काम ढूंढ लिया था। तनख्वाह तो कोई खास नहीं मिलती थी, पर उसकी मन को तसल्ली बहुत ज्यादा मिलती थी। इस काम के लिए दिवाकर और मधु ने भी कभी उसे मना नहीं किया, उल्टा उन्हें नंदिता के इस निर्णय पर गर्व था। नंदिता के जाते ही मधु ने शांता से बात की और शाम को आने का न्योता दे दिया। शाम के समय नंदिता और दिवाकर दोनों में घर पर नहीं थे, सिर्फ मधु और बच्चे थे कि तभी शांता मौसी घर आई। शांता मौसी यानी कि चलता फिरता मैरिज ब्यूरो, या कहना चाहिए शादी.com, और जीवनसाथी दोनों को अपनी उंगली पर नचाने वाली। पूरे जबलपुर में हर लड़के और हर लड़की के रिश्ते शांता मौसी ही कराती हैं। दिखने में गोरी चिट्टी फक्क सफेद और गोल मटोल जैसे कि एकदम ताजा ताजा तैयार किया हुआ भटूरे का आटा। देखने में बला की खूबसूरत और हॉट, बस इतना समझ नहीं आता कि गर्दन कहाँ है और कमर कहाँ है, ऊपर से नीचे तक बस एक बराबर गोल गोल दिखाई देती है शांता मौसी।
अंधेरे में भी अपनी मोटापे के कारण न के बराबर दिखने वाली आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए हुए, बालों का जुड़ा जिसमें जबलपुर में जितने तरीके की रबर बैंड और क्लिप्स मिल सकते थे वह सब फंसे हुए थे। मुंह में दबा हुआ था लाल पान और स्टाइलिश पोटली बैग लिए हुए ऊंची हील की सैंडल को ठक ठक करते हुए शांता मौसी ने घर में कदम रखा। अरे दिवाकर की दुल्हन कितको गई? अबई तो फोन करके बुलाओ हमें, और अब किते गायब हो गई? शांता मौसी ने जैसे ही जुबान खोली समझ आ गया कि वो चंबल के मुरैना क्षेत्र से है। जब कोई आवाज न आई तो शांता मौसी फिर बोली, अरे ओ मधुलिका किते गई? घर में कौनो न है का? शांता मौसी ने फिर से आवाज लगाई। अरे मौसी आइए ना। मैं कहाँ जाऊंगी भला? मैं यहीं पर हूं। मधु अंदर से हाथ पोंछते हुए बाहर निकली। वह किचन में शाम का खाना बना रही थी। अरे खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही है, लगता है हमारे लाने पकोड़े बना रही थी, मौसी ने कहा तो मधु ने अजीब सी नजरों से देखा, फिर झूठी मुस्कान चेहरे पर ले आई। अरे मौसी नहीं बना रही थी तो क्या हुआ, अभी बनाए दे रही हूं। आप बैठिए तो सही। मधु ने सोफे की तरफ इशारा किया तो शांता मौसी अपनी भारी भरकम काया के साथ सोफे पर पसर गई कि तभी ऑटो वाला दरवाजे पर आ गया। अरे शांता मौसी पैसे तो दे देती, मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। बोल रही थी कि छुट्टे लेकर आती हो, इतनी देर में नहीं आई। ऑटो वाला आकर बोला तो शांता मौसी ने अपना पोटली बैग टटोला और फिर चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लेकर मधु की तरफ देखा। मधु बेटा जरा छुट्टे हो तो जाको दे दियो, अब हमारे पर्स में सिर्फ 500 के नोट है और जामुए के पास भी तो छुट्टे नहीं है, मौसी ने कहा तो ऑटो वाले ने खा जाने वाली नजरों से मौसी को देखा। पर मैंने कब मना किया? क्यों झूठ बोल रही हो? ऑटो वाला अभी बोल ही रहा था कि मधु ने बीच में टोक दिया। कोई बात नहीं है भैया, मैं अभी पैसे दे देती हूं। अब मैंने ही तो मौसी को आने को बोला था तो इतना तो कर ही सकती हूं, मधु बोली और उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और वो बड़बड़ाता हुआ निकल गया। इनका हर बार का है, जिसके घर जाती हैं पैसा उसी को देना पड़ता है, ऑटो वाले ने जाते जाते बोला तो बात मधु और मौसी दोनों के कानों में पड़ गई थी। जहां पर मौसी बेशर्मी से मुस्कुरा पड़ी वहीं मधु ने गहरी सांस ली। आप बैठिए मौसी, मैं जरा आपके लिए पकोड़े और चाय लेकर आती हूं, फिर हम आराम से बात करेंगे, मधु बोली और अंदर चली गई। मौसी ने अपने बैग से फोन निकाला और 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप में चैट देखे जिनमें कि वह रिश्ते की बातचीत किया करती थी। 2-3 चैट और मैसेज देखकर शांता मौसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि तभी नंदिता घर आई। हॉल में आते ही उसने मौसी को देखा तो इस चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। नमस्ते मौसी। नंदिता बोली। अरे नंदू बेटा, आओ आओ, कहाँ से आ रही हो जा बखत? शांता मौसी बोली। मौसी वो मैन रोड पर एनजीओ है ना, मैं वहां जाती हूं अनाथ बच्चों पढ़ाने के लिए, वहीं से आ रही हूं। आप बताइए कैसी हो? नंदिता ने उनके पास बैठकर पूछा। बस हम तो बढ़िया है, लेकिन तुम इतनी पढ़ी लिखी हो तो फिर काहे को एनजीओ में नौकरी करत हो? कोनाओ अच्छी जगह पर नौकरी करो। वैसे भी तुम एमएससी कर लिए हो और B.Ed भी कर रही हो, तुम्हें आराम से नौकरी मिल जाएगी कहूं भी। काहे को उस एनजीओ में अपना समय बर्बाद करत हो? वहां पैसे भी न मिलत होंगे, शांता मौसी बोली। मौसी वहां पैसे मिले ना मिले पर सुकून मिलता है, और आप तो जानती हो मैं और भाई साहब हमेशा वही काम करते हैं जो हमारा मन करे और जिससे हमारे मन को शांति मिलती है और हमें खुशी मिलती है। हम कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागे हैं, वरना हमारी तो एक दुकान दिल्ली में भी है, पर भाई साहब को यहाँ अच्छा लगता है इसलिए यहाँ पर अपनी साड़ियों की दुकान चलाते हैं। अगर पैसे की इतनी चाहत होती तो वह कब का दिल्ली जाकर वहां पर दुकान खोल सकते थे और यहां से दुगनी इनकम कर सकते थे। नंदिता ने कहा तो शांता मौसी मुस्करा उठी। खुश रह। नर्मदा मैया तेरे लिए किसी ऐसे को लाएं जो तुझे और तेरी भावनाओं को समझे। शांता ने नंदू के सिर पर हाथ रखा। नंदू आ गई? जा जाकर चाय और पकोड़े देख ले। चाय गैस पर है और बेसन मैंने घोल दिया है। मौसी के लिए बढ़िया से चाय और पकोड़े लेकर आ जा, मधु ने कहा तो नंदिता ने मधु को देखा और रसोई की तरफ बढ़ गई। भाई साहब और भाभी मेरी शादी के लिए सीरियस है क्या? क्या उन्हें अब लगता है कि मुझे विदा करने का समय आ गया है? नंदिता ने मन ही मन कहा और थोड़ी सी उदासी उसके चेहरे पर आ गई।
क्या मुझे भी अपना घर, अपना शहर और नर्मदा घाट को छोड़कर जाना होगा? पर मैं तो कभी भी इस शहर को छोड़कर बाहर नहीं रही हूं। और भाई साहब और भाभी के बिना कैसे रहूंगी? पता नहीं कैसा होगा वह इंसान जिससे मेरा रिश्ता होगा। क्या वह मुझे समझेगा? क्या हम दोनों का रिश्ता परफेक्ट होगा? मीट फॉर ईच अदर वाला या सोलमेट फॉर एवर जैसा? पता नहीं। पर शादी के नाम से ही डर लगने लगता है, क्योंकि मैं जानती हूं कि यह रिश्ता हर लड़की की जिंदगी बदल देता है। अब जिंदगी का यह बदलाव अच्छा होगा या खराब यह तो कोई नहीं जानता ना, नंदिता मन ही मन सोच रही थी और फिर पकोड़े और चाय लेकर हॉल में आ गई। उसने सब वहीं पर टेबल पर रख दिया। तुम भी बैठो नंदू, मधु ने कहा। नहीं भाभी मैं जाती हूं, आप बात कीजिए। कुछ काम हो तो मुझे बता दीजिएगा, नंदिता ने कहा। नहीं कुछ खास काम नहीं है, मधु ने कहा। ठीक है तो फिर आप बात कीजिए, मैं तब तक रात का खाना बना देती हूं। वैसे भी अभी आपको मौसी के साथ बात करने में समय भी लगेगा, तब तक भाई साहब भी आ जाएंगे, नंदिता बोली। ठीक है बना लो डॉट, मधु बोली तो नंदू रसोई की तरफ चल दी और रात का खाना बनाने लगी, जो कि मधु बना रही थी पर आधा अधूरा ही बना था। मौसी ने गपागप पकोड़े दोनों गालों में ठुंसे और चाय के घूंट से निकलने लगी। मधु आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी। भर प्लेट पकोड़े साफ करने के बाद मौसी ने एक जोर की डकार ली और मधु की तरफ देखा। अब बताओ मधु। वो का है कि जब तक पेट खाली हो हमाओ तो दिमाग ही नहीं चलत है, मौसी बोली। मधु मुस्कराए। मौसी मुझे आपसे यही बात करनी थी। अब नंदिता बड़ी हो गई है, 23 साल की उम्र कंप्लीट कर चुकी है। इस बार 24 में चल रही है। अब मैं और उसके भाई साहब चाहते हैं कि कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो नंदिता की शादी कर दें। आप तो जानती हो पढ़ी लिखी है मेरी बच्ची। एमएससी मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट है और इसके अलावा अभी B.Ed भी कर रही है, जो कि इसी साल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वह कहीं भी सरकारी या प्राइवेट जैसी मिलेगी अच्छी नौकरी कर ही लेगी। भगवान का दिया हुआ इतना तो है हमारे पास कि हम दान दहेज भी अच्छा कर देंगे अपनी हैसियत से, और फिर मेरी भी कोई बेटी नहीं है। ले देकर इस घर की इकलौती बेटी नंदू ही है। देखने में भी सुंदर है, तो बस आप इसके लिए अच्छा सा रिश्ता बता दीजिए, ऐसा जिसे देखकर हमारा भी मन भर जाए, मधु बोली तो शांता मौसी मुस्कुरा उठी। तुमने बिल्कुल सही बात कही दिवाकर की बहू। नंदिता की खूबसूरती और गुणों की चर्चा तो हमारे जबलपुर में अक्सर ही होत है। लड़कों वाले घर के लोग ऐसी गुणी और सुंदर लड़की की खोज में रहत है। पर जब हमारी बिटिया लाखन में एक है तो लड़का भी तो ऐसो हो कि देखकर तुम्हें कोई एतराज ना हो, मौसी बोली। बिल्कुल आपने मेरे मुंह की बात छीन ली मौसी डॉट। अब नंदिता इतनी खूबसूरत है तो लड़का उसके बराबर से खड़ा होने लायक होना चाहिए और घर परिवार भी अच्छा हो। कुछ हो न हो पर सबके दिल में प्यार हो और नंदिता को समझे और खुश रखें, मधु ने कहा। ठीक है देखती हूं, और वैसे एक हफ्ते बाद मनोहर के घर शादी है। तुम लोगन के रिश्तेदार है न, वो तो आना वहा। ऐसे रिश्तेदारी में संबंध मिलानो आसान होवे है, और फिर शांता मौसी तो है ही, ऐसो लड़का ढूंढूगी कि जिंदगी संवर जावेगी नंदू की, शांता मौसी बोली और फिर नंदू की फोटो और जन्म पत्रिका लेकर चली गई। मधु ने गहरी सांस ली और उठकर ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़े। भगवान मेरी बच्ची भोली है, उसे अच्छा घर वर देना। तो दोस्तों शांता मौसी फोटो लेकर गई है, तो अब देखते हैं आगे क्या मोड़ लेगी नंदू की जिंदगी। नंदिता किचन में काम कर रही थी पर उसके दिलो दिमाग में हलचल मची हुई थी। अभी तक तो वह सिर्फ दिवाकर और मधु की बात को मजाक समझती थी जब वह लोग उसके रिश्ते के बारे में बात करते थे, पर आज शांता मौसी का घर पर आना इस बात का संकेत था कि मधु और दिवाकर अब उसके रिश्ते के लिए सीरियस है और वह जल्द से जल्द रिश्ता तय करके नंदिता को विदा करना चाहते हैं। क्या भाई साहब मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं? अचानक से नंदिता के मन में आया और आंखों से आंसू निकलकर बाहर आ गए। नहीं नहीं, मैं भी ऐसा सोचती हूं, यह तो दुनिया का नियम है, हर लड़की की विदाई होती है। पर मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे भाई साहब से दूर रहना पड़ेगा। क्या मैं रह पाऊंगी उनके बिना? नंदिता ना जाने क्या क्या सोच रही थी और फिर उसने खाना बनाकर रख दिया और अपने कमरे में आ गई। दिमाग अभी भी उलझा हुआ था तो आंखें बंद करके लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई।
रात 9 बजे दिवाकर घर आए। दो मधु हॉल में ही बैठी टीवी देख रही थी। बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। इस समय तो दोनों यही टीवी में घुसे कार्टून देख रहे होते हैं। मिंटू और प्रांशु कहाँ पर है? दिवाकर ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। उन दोनों का होमवर्क हो गया है और टीवी भी, और दोनों अंदर कमरे में खेल रहे हैं। मधु बोली। और नंदू? नंदू भी दिखाई नहीं दे रही। क्या आई नहीं अभी तक एनजीओ से? उसको बोला नहीं तुमने कि टाइम से आ जाया करें, दिवाकर ने कहा। आप क्यों इतना परेशान रहते हो? वो समझदार है, समझती है आपकी फिक्र भी और अपनी जिम्मेदारी भी। वह तो शाम 7 बजे ही आ गई थी। उसी ने आज शाम का पूरा खाना बनाया है। अभी अपने कमरे में आराम कर रही है, मधु बोली। आराम वो भी इस समय? दिवाकर ने कहा। मैं गई थी देखने तो देखा कि गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने भी उठाया नहीं। थक गई होगी, आज सुबह भेड़ाघाट गई थी और फिर शाम का काम भी सारा उसी ने किया है। 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठती है लड़की। पूरा दिन कुछ ना कुछ करती ही रहती है। एनजीओ में भी घंटों तक पढ़ाती रहती है और फिर उसकी खुद की भी पढ़ाई है, तो थक जाती है, मधु ने कहा। और शांता मौसी आई थी? दिवाकर ने पूछा। हाँ आई थी और मैंने उन्हें बता दिया है सब। नंदू की जन्म पत्रिका और फोटो लेकर गई है। कह रही थी कि अभी 1 हफ्ते बाद मनोहर जी के यहाँ पर शादी है, तो कई लोग मिलेंगे। हमारे भी तो रिश्तेदार है न मनोहर जी? मधु ने पूछा। हाँ वो हमारे रिश्तेदार है तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे। उनका कार्ड आ चुका है, मनोहर ने कहा। मौसी कह रही थी वहां पर आना। ऐसे शादी ब्याह वाले घर में अच्छे रिश्ते मिलने की उम्मीद होती है, क्योंकि कई जगह से नाते रिश्तेदार आते हैं, मधु ने कहा। वैसे बात तो शांता मौसी ने एकदम सही कही। पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं अकेला ही चला जाऊंगा मनोहर जी की बेटी की शादी में, पर अब नहीं। तुम और नंदू भी तैयारी कर लेना। तुम दोनों भी बच्चों को लेकर मेरे साथ चलना। 1-2 दिन के प्रोग्राम होंगे, हम रोज जाकर लौट आया करेंगे। और हाँ, अपने और नंदू के लिए कुछ अच्छे कपड़े वगैरह देख लेना। तुम चाहो तो दुकान पर आ जाओ और कुछ अपने और नंदू के लिए ले लो। ऐसे शादी वाले घर में जाओगे तो अच्छे दिखने चाहिए तुम दोनों भी, दिवाकर ने कहा। मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन जब से नंदू की शादी की बात हमने सोची है तो हमेशा यही लगता है, क्या पता कब कौन समय कोई उसे देखे और पसंद कर ले। वैसे तो इतनी सुंदर है, मेरी बच्ची की न गहनों की जरूरत है और न महंगे कपड़ों की, पर फिर भी उसके लिए कुछ ले लूंगी दुकान से कल आकर, मधु ने कहा। ठीक है फिर चलो तुम खाना लगा लो, मैं देखकर आता हूं नंदू उठी कि नहीं, दिवाकर बोले और नंदिता के कमरे की तरफ चल दिए। नंदिता सो रही थी। दिवाकर उसके सिरहाने बैठे और उसके सिर पर हाथ फिराया तो नंदिता ने आंखें खोल दी। दिवाकर को अपने पास बैठा देखा तो नंदू ने अपना सिर उठाकर उसकी उनकी गोद में रख लिया। दिवाकर ने होले से उसका सिर सहलाया। इसका मतलब कि तुम सो नहीं रही थी? सिर्फ आंखें बंद करके लेटी हुई थी नंदू, दिवाकर बोले। नंदिता ने कोई जवाब नहीं दिया। अब बताओ क्यों परेशान है मेरी गुड़िया? क्या हुआ जो उदास है? मुझे आए हुए आधा घंटा हो गया और तुम अब तक बाहर ही नहीं आई। आज मिंटू प्रांशु के साथ भी नहीं खेल रही, जबकि रोज तो इस समय घर धमा चौकड़ी का मैदान बना होता है। जब मैं आता हूं तब तुम तीनों की धमा चौकड़ी मची होती है घर के अंदर। आज इतनी उदासी क्यों है? दिवाकर ने कहा। नंदिता खामोश रही, बता भी नहीं रही अपने भाई साहब को। दिवाकर ने कहा। नंदिता ने कोई जवाब नहीं दिया, पर दिवाकर को उसके चेहरे के नीचे अपनी हथेली पर उसके आंसू महसूस हुए तो दिवाकर को बहुत ही तकलीफ महसूस हुई। क्या हुआ बेटा? रोने वाली क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या? बाहर किसी ने कुछ बोला? एनजीओ में कोई बात हुई क्या? या तेरे कॉलेज में? दिवाकर ने परेशान होकर कहा तो नंदिता उठकर बैठी और दिवाकर के सीने से सिर टिका सिसक उठी। अभी अभी आई मधु के कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए और वह आगे नहीं बढ़ी। वह जानती थी कि यह समय बहन और भाई का है, जिसमें किसी तीसरे की कोई जगह नहीं है। अब बताओगी भी मुझे क्या हुआ है नंदू? मेरा दिल बैठा जा रहा है।
क्या हुआ बेटा बोलो, दिवाकर ने नंदिता की पीठ पर हाथ रखकर कहा। वह आज शांता मौसी आई थी, नंदिता बोली तो दिवाकर के चेहरे से टेंशन थोड़ी कम हुई। हाँ तो मैंने ही कहा था मधु से उन्हें बुलाने के लिए। उनके आने में क्या बात हुई, उन्होंने कुछ तुमसे कहा बेटा? दिवाकर बोले। भाई साहब इतनी जल्दी क्या है, आपको शादी की? नंदिता ने धीरे से कहा तो दिवाकर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। इतनी जल्दी क्यों है आपको मुझे विदा करने की? मैं तो आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करती भाई साहब। फिर इतनी जल्दी क्यों आप मुझे इस घर से बाहर भेजना चाहते हो? भगाना चाहते हो मुझे? नंदिता ने सुबकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मधु के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तू बिल्कुल गलत सोच रही है बेटा। बेटियां तो बहुत भाग्य से पैदा होती है और मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मेरे घर में तुम्हारा जन्म हुआ। हम भला क्यों इस घर से तुझे भगाना चाहेंगे, और अभी तो रिश्ते की बात शुरू हुई है बेटा। अभी तय थोड़ी ना हुआ है। कई बार रिश्ता मिलते मिलते और शादी होते होते बहुत लंबा समय लग जाता है और हमें तुम्हारी शादी की बिल्कुल जल्दी नहीं है। मेरा बस चलता तो तुझे कभी विदा ही नहीं करता, हमेशा अपने घर पर ही बच्ची अपनी छोटी सी नंदू बनाकर रखे रहता, पर दुनिया का दस्तूर है बेटा तो हमें निभाना ही पड़ता है। हर बाप को अपनी बेटी और हर भाई को अपनी बहन को विदा करना ही होता है। बस वह समय आ गया है जब हम भी यह रस्म निभाए। दिवाकर बोले तो नंदू ने नजर उठा उनकी तरफ देखा। और बेटा कन्यादान करना अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है और ईश्वर की कृपा से यह सौभाग्य तुम्हारे कारण मुझे मिलने वाला है, तो बस वही करना चाहता हूं, पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि तू हम सब से दूर हो जाएगी, दिवाकर ने कहा तो नंदिता ने आंसू पोंछ उनकी आंखों में देखा। भले तेरा घर बदल जाएगा, हो सकता है शहर भी बदल जाए, पर इस घर में तू हमेशा वैसे ही रहेगी जैसे हमेशा से रहती आई है। इस घर पर तेरा अधिकार बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे अब तक रहता आया है। मैं और मधु हमेशा तुझे यूं ही चाहेंगे। बस इस घर के साथ साथ एक दूसरा घर भी मिल जाएगा और कुछ नए चाहने वाले भी, दिवाकर बोले। लेकिन भाई साहब मैं आपके और भाभी के बिना कैसे रहूंगी? मैं तो कभी एक दिन भी आपसे दूर नहीं रही हूं। नंदिता ने भरे गले से कहा तो दिवाकर की आंखों में भी नमी आ गई। तो तुझे क्या लगता है हम लोगों के लिए तेरे बिना रहना आसान होगा? इतनी छोटी सी थी जब से अपने हाथों से पाला है तुझे, अपने हाथ से खाना खिलाया, अपनी बाहों के झूले में झूला झुलाया है। तुझे तो याद भी नहीं है कब माँ और पापा हम लोगों को छोड़कर चले गए। तू तो 2 साल की थी बेटा। मैंने ही तो संभाला है तुझे, मेरे लिए भी आसान नहीं है तुझसे दूर रहना, पर दुनिया नियम है तो हमें निभाना ही पड़ेगा, दिवाकर ने समझाया। भाई साहब अगर वह लोग अच्छे नहीं हुए तो, नंदिता ने अपने मन की बात कर दी। नंदिता किचन में काम कर रही थी पर उसके दिलो दिमाग में हलचल मची हुई थी। अभी तक तो वह सिर्फ दिवाकर और मधु की बात को मजाक समझती थी जब वह लोग उसके रिश्ते के बारे में बात करते थे, पर आज शांता मौसी का घर पर आना इस बात का संकेत था कि मधु और दिवाकर अब उसके रिश्ते के लिए सीरियस है और वह जल्द से जल्द रिश्ता तय करके नंदिता को विदा करना चाहते हैं। क्या भाई साहब मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं? अचानक से नंदिता के मन में आया और आंखों से आंसू निकलकर बाहर आ गए। नहीं नहीं, मैं भी ऐसा सोचती हूं, यह तो दुनिया का नियम है, हर लड़की की विदाई होती है। पर मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे भाई साहब से दूर रहना पड़ेगा। क्या मैं रह पाऊंगी उनके बिना? नंदिता ना जाने क्या क्या सोच रही थी और फिर उसने खाना बनाकर रख दिया और अपने कमरे में आ गई। दिमाग अभी भी उलझा हुआ था तो आंखें बंद करके लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। रात 9 बजे दिवाकर घर आए। दो मधु हॉल में ही बैठी टीवी देख रही थी। बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। इस समय तो दोनों यही टीवी में घुसे कार्टून देख रहे होते हैं। मिंटू और प्रांशु कहाँ पर है? दिवाकर ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। उन दोनों का होमवर्क हो गया है और टीवी भी, और दोनों अंदर कमरे में खेल रहे हैं, मधु बोली। और नंदू? नंदू भी दिखाई नहीं दे रही, क्या आई नहीं अभी तक एनजीओ से? उसको बोला नहीं तुमने कि टाइम से आ जाया करें, दिवाकर ने कहा। आप क्यों इतना परेशान रहते हो? वो समझदार है, समझती है आपकी फिक्र भी और अपनी जिम्मेदारी भी। वह तो शाम 7 बजे ही आ गई थी, उसी ने आज शाम का पूरा खाना बनाया है। अभी अपने कमरे में आराम कर रही है, मधु बोली।
आराम, वो भी इस समय, दिवाकर ने कहा। मैं गई थी देखने तो देखा कि गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने भी उठाया नहीं। थक गई होगी, आज सुबह भेड़ाघाट गई थी और फिर शाम का काम भी सारा उसी ने किया है। 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठती है लड़की। पूरा दिन कुछ ना कुछ करती ही रहती है, एनजीओ में भी घंटों तक पढ़ाती रहती है और फिर उसकी खुद की भी पढ़ाई है। तो थक जाती है, मधु ने कहा। और शांता मौसी आई थी? दिवाकर ने पूछा। हाँ आई थी और मैंने उन्हें बता दिया है सब। नंदू की जन्म पत्रिका और फोटो लेकर गई है। कह रही थी कि अभी 1 हफ्ते बाद मनोहर जी के यहाँ पर शादी है, तो कई लोग मिलेंगे। हमारे भी तो रिश्तेदार है न मनोहर जी? मधु ने पूछा। हाँ वो हमारे रिश्तेदार है तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे। उनका कार्ड आ चुका है, मनोहर ने कहा। मौसी कह रही थी वहां पर आना। ऐसे शादी ब्याह वाले घर में अच्छे रिश्ते मिलने की उम्मीद होती है, क्योंकि कई जगह से नाते रिश्तेदार आते हैं, मधु ने कहा। वैसे बात तो शांता मौसी ने एकदम सही कही। पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं अकेला ही चला जाऊंगा मनोहर जी की बेटी की शादी में, पर अब नहीं। तुम और नंदू भी तैयारी कर लेना। तुम दोनों भी बच्चों को लेकर मेरे साथ चलना। 1-2 दिन के प्रोग्राम होंगे, हम रोज जाकर लौट आया करेंगे। और हाँ, अपने और नंदू के लिए कुछ अच्छे कपड़े वगैरह देख लेना। तुम चाहो तो दुकान पर आ जाओ और कुछ अपने और नंदू के लिए ले लो। ऐसे शादी वाले घर में जाओगे तो अच्छे दिखने चाहिए तुम दोनों भी, दिवाकर ने कहा। मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन जब से नंदू की शादी की बात हमने सोची है तो हमेशा यही लगता है, क्या पता कब कौन समय कोई उसे देखे और पसंद कर ले। वैसे तो इतनी सुंदर है मेरी बच्ची की, न गहनों की जरूरत है और न महंगे कपड़ों की, पर फिर भी उसके लिए कुछ ले लूंगी दुकान से कल आकर, मधु ने कहा। ठीक है फिर चलो तुम खाना लगा लो, मैं देखकर आता हूं नंदू उठी कि नहीं, दिवाकर बोले और नंदिता के कमरे की तरफ चल दिए। नंदिता सो रही थी। दिवाकर उसके सिरहाने बैठे और उसके सिर पर हाथ फिराया तो नंदिता ने आंखें खोल दी। दिवाकर को अपने पास बैठा देखा तो नंदू ने अपना सिर उठाकर उसकी उनकी गोद में रख लिया। दिवाकर ने होले से उसका सिर सहलाया। इसका मतलब कि तुम सो नहीं रही थी? सिर्फ आंखें बंद करके लेटी हुई थी नंदू, दिवाकर बोले। नंदिता ने कोई कोई जवाब नहीं दिया। अब बताओ क्यों परेशान है मेरी गुड़िया? क्या हुआ जो उदास है? मुझे आए हुए आधा घंटा हो गया और तुम अब तक बाहर ही नहीं आई। आज मिंटू प्रांशु के साथ भी नहीं खेल रही, जबकि रोज तो इस समय घर धमा चौकड़ी का मैदान बना होता है। जब मैं आता हूं तब तुम तीनों की धमा चौकड़ी मची होती है घर के अंदर। आज इतनी उदासी क्यों है? दिवाकर ने कहा। नंदिता खामोश रही। बता भी नहीं रही अपने भाई साहब को। दिवाकर ने कहा। नंदिता ने कोई जवाब नहीं दिया, पर दिवाकर को उसके चेहरे के नीचे अपनी हथेली पर उसके आंसू महसूस हुए तो दिवाकर को बहुत ही तकलीफ महसूस हुई। क्या हुआ बेटा? रोने वाली क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या? बाहर किसी ने कुछ बोला? एनजीओ में कोई बात हुई क्या? या तेरे कॉलेज में? दिवाकर ने परेशान होकर कहा तो नंदिता उठकर बैठी और दिवाकर के सीने से सिर टिका सिसक उठी। अभी अभी आई मधु के कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए और वह आगे नहीं बढ़ी। वह जानती थी कि यह समय बहन और भाई का है, जिसमें किसी तीसरे की कोई जगह नहीं है। अब बताओगी भी मुझे क्या हुआ है नंदू? मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ बेटा बोलो? दिवाकर ने नंदिता की पीठ पर हाथ रखकर कहा। वह आज शांता मौसी आई थी, नंदिता बोली तो दिवाकर के चेहरे से टेंशन थोड़ी कम हुई। हाँ तो मैंने ही कहा था मधु से उन्हें बुलाने के लिए। उनके आने में क्या बात हुई? उन्होंने कुछ तुमसे कहा बेटा? दिवाकर बोले। भाई साहब इतनी जल्दी क्या है आपको शादी की? नंदिता ने धीरे से कहा तो दिवाकर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। इतनी जल्दी क्यों है आपको मुझे विदा करने की? मैं तो आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करती भाई साहब। फिर इतनी जल्दी क्यों आप मुझे इस घर से बाहर भेजना चाहते हो? भगाना चाहते हो मुझे? नंदिता ने सुबकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मधु के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तू बिल्कुल गलत सोच रही है बेटा।
बेटियां तो बहुत भाग्य से पैदा होती है और मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मेरे घर में तुम्हारा जन्म हुआ। हम भला क्यों इस घर से तुझे भगाना चाहेंगे, और अभी तो रिश्ते की बात शुरू हुई है बेटा, अभी तय थोड़ी ना हुआ है। कई बार रिश्ता मिलते मिलते और शादी होते होते बहुत लंबा समय लग जाता है, और हमें तुम्हारी शादी की बिल्कुल जल्दी नहीं है। मेरा बस चलता तो तुझे कभी विदा ही नहीं करता, हमेशा अपने घर पर ही बच्ची अपनी छोटी सी नंदू बनाकर रखे रहता, पर दुनिया का दस्तूर है बेटा, तो हमें निभाना ही पड़ता है। हर बाप को अपनी बेटी और हर भाई को अपनी बहन को विदा करना ही होता है। बस वह समय आ गया है जब हम भी यह रस्म निभाए। दिवाकर बोले तो नंदू ने नजर उठा उनकी तरफ देखा। और बेटा, कन्यादान करना अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है, और ईश्वर की कृपा से यह सौभाग्य तुम्हारे कारण मुझे मिलने वाला है, तो बस वही करना चाहता हूं। पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि तू हम सब से दूर हो जाएगी, दिवाकर ने कहा तो नंदिता ने आंसू पोंछ उनकी आंखों में देखा। भले तेरा घर बदल जाएगा, हो सकता है शहर भी बदल जाए, पर इस घर में तू हमेशा वैसे ही रहेगी जैसे हमेशा से रहती आई है। इस घर पर तेरा अधिकार बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे अब तक रहता आया है। मैं और मधु हमेशा तुझे यूं ही चाहेंगे। बस इस घर के साथ साथ एक दूसरा घर भी मिल जाएगा और कुछ नए चाहने वाले भी, दिवाकर बोले। लेकिन भाई साहब, मैं आपके और भाभी के बिना कैसे रहूंगी? मैं तो कभी एक दिन भी आपसे दूर नहीं रही हूं, नंदिता ने भरे गले से कहा तो दिवाकर की आंखों में भी नमी आ गई। तो तुझे क्या लगता है हम लोगों के लिए तेरे बिना रहना आसान होगा? इतनी छोटी सी थी जब से अपने हाथों से पाला है तुझे, अपने हाथ से खाना खिलाया, अपनी बाहों के झूले में झूला झुलाया है। तुझे तो याद भी नहीं है कब माँ और पापा हम लोगों को छोड़कर चले गए। तू तो 2 साल की थी बेटा, मैंने ही तो संभाला है तुझे। मेरे लिए भी आसान नहीं है तुझसे दूर रहना, पर दुनिया नियम है तो हमें निभाना ही पड़ेगा, दिवाकर ने समझाया। भाई साहब, अगर वह लोग अच्छे नहीं हुए तो, नंदिता ने अपने मन की बात कर दी। कमेंट करना न भूले। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल PLZ।